हे वॉरियर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम फर्स्ट क्लास चल रही होगी। आज हम लेकर आए हैं एक बहुत ही प्यारा वन शॉट जो कि रहने वाला है क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1। जी हाँ, केमिकल रिएक्शन इन इक्वेशन, जिसमें आपने हाईली डिमांड कर रखा था कि सर चैप्टर फर्स्ट का वीडियो ले आओ, चैप्टर फर्स्ट का वन शॉट ले आओ। तो आ गए हम उसी चैप्टर के साथ। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक चीज पूछना चाहूंगा वॉरियर्स, कैसा है आपका जोश मीटर? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। एंड अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे बेहतरीन कंटेंट इस चैनल पे डाले गए हैं और आने वाले समय पे डाले भी जाएंगे। और अपडेट्स, रेगुलर अपडेट्स के लिए अगर आपको बेल नोटिफिकेशन दबाना है तो जरूर से दबा दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। पहले देख लेते हैं कि यार केमिकल रिएक्शन इन इक्वेशन, इस चैप्टर में हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है। एक चीज हर बार की तरह मैं कहूंगा, एक चीज कि अगले 1 से 1.5 घंटे आप मुझे दे दीजिए। जिस तरीके से मैंने आपका चैप्टर 2 और चैप्टर 3 क्लियर करा दिया था, इस चैनल पे वन शॉट पड़ी हुई है, ये चैप्टर भी आपका एकदम क्रिस्टल क्लियर करवा दूंगा। मुझे अगला 1 से 1.5 घंटा आपका चाहिए। सबसे पहली चीज देख लेते हैं कि आज के इस चैप्टर में हम करने क्या वाले हैं, है ना। स्टार्ट हम करेंगे 9th के कुछ बेसिक कंसेप्ट से। जी हाँ, 9th के कुछ ऐसे बेसिक कंसेप्ट जो कि जरूरी होंगे ताकि आपको ये चैप्टर समझ में आए। तो पहली चीजें हम वो देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि केमिकल रिएक्शंस होते क्या हैं, उसकी डेफिनेशन को समझेंगे, है ना। कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। केमिकल रिएक्शन समझने के बाद उसे रिप्रेजेंट किस तरीके से किया जाता है, तो वो केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में किया जाता है। तो देन हमारी जो गाड़ी है, जो डिस्कशन की गाड़ी है, वो केमिकल इक्वेशन पे जाएगी। देन उसके बाद हम समझेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स केमिकल रिएक्शन की होती है। कि अगर मान लीजिए केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो क्या क्या साइंस हैं जो हमें पता चल सके, जिसे देखकर कि हाँ यहां पर केमिकल रिएक्शंस हुआ है। देन उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बोर्ड एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि कितने टाइप की केमिकल रिएक्शंस होती हैं, कैसी होती हैं, क्या डिफरेंस होता है उनमें, है ना। ये सारी बातें होंगी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में। देन उसके बाद ऑक्सीडेशन का इफेक्ट क्या होता है हमारी एवरीडे लाइफ में, जिसमें दो बहुत ही प्यारे टॉपिक हैं, कोरोजन एंड रेंसिडिटी, उसको हम कवर करेंगे, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक टॉपिक से, और वो सबसे पहले है कि यार केमिकल रिएक्शन होता क्या है ना। ये मुझे पता होना चाहिए कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है, लेकिन उससे पहले भी मुझे क्या पता होना चाहिए कि मेरी लाइफ में केमिकल रिएक्शन का क्या एप्लीकेशन है, कहां कहां पर केमिकल रिएक्शन हो रही है। अगर मुझे ये चीज पता है तो ही तो मेरा इंटरेस्ट जागेगा ना यार, कि ये एक ऐसी चीज है जो मैं मेरी डे टू डे लाइफ में ऑब्जर्व कर रहा हूं या मेरी डे टू डे लाइफ में हो रही है, तभी वो इंटरेस्ट जागेगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि यार केमिकल रिएक्शन कहां हो रही है। तो केमिकल रिएक्शन हर एक जगह पर हो रही है। जैसे कि हम जो खाना खाते हैं तो वहां डाइजेशन होता है, वो एक केमिकल रिएक्शन है ना। जहां पर फूड जो होता है ब्रेक होता है और एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो ये जो फूड ब्रेक होके एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है ना, ग्लूकोज का एनर्जी में कन्वर्ट होना, ये एक सेपरेट प्रोसेस है। रेस्पिरेशन, वो भी क्या है, एक केमिकल रिएक्शन हो रही है। वहां पर आयरन का रस्ट होना, आपने देखा होगा कि आयरन के जो आर्टिकल्स होंगे समय के साथ साथ उनके ऊपर एक रेडिश ब्राउन कलर की लेयर आ जाती है, तो ये भी एक केमिकल चेंज का एग्जांपल है। उसके बाद हम गाड़ियों से इधर उधर जाते हैं, सब घूमने जाते होंगे, है ना। कोई टू व्हीलर यूज करता होगा, कोई बस यूज करता होगा, कोई ऑटो यूज करता होगा या कोई कार यूज करता होगा। सब में क्या हो रहा है, फ्यूल का कंबशन हो रहा है। तो ये जो फ्यूल का कंबशन है, ये भी क्या है, ये भी एक तरीके का केमिकल रिएक्शन है। खाना सभी खाते हैं, है ना। तो बेकिंग और कुकिंग में भी क्या इन्वॉल्व है, केमिकल चेंज, किसका, फूड का। उसके बाद अगर मैं बात करूं, जो हम क्लींजिंग एजेंट यूज करते हैं दाग धब्बे मिटाने के लिए, स्टेन्स मिटाने के लिए, जो क्लींजिंग एजेंट यूज करते हैं, वहां पर भी क्या इन्वॉल्व है, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व है। प्लांट की अगर बात करते हैं तो प्लांट अपना खाना खुद बनाती है, वो एक प्रोसेस होता है जो हमने बायोलॉजी में पढ़ा है, लाइफ प्रोसेस में पढ़ा है। क्या पढ़ा है कि फोटोसिंथेसिस से पढ़ाती है, फोटोसिंथेसिस से बनाती है।
हमने पढ़ा है लाइफ प्रोसेस में कि प्लांट अपना खाना खुद बनाती है फोटोसिंथेसिस वाले प्रोसेस से, वहां पर भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है। रेस्पिरेशन में ऑलरेडी बता चुका हूं, रेस्पिरेशन जो हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है वो इस प्रोसेस से पूरी होती है। जब जो फूड सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होता है ग्लूकोज, उसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है और एनर्जी मिलती है, और उस एनर्जी से हमारी सारी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स पूरी होती हैं। तो ये चीज तो मेरे माइंड में क्लियर हो गई कि केमिकल रिएक्शन मेरी डे टू डे लाइफ में हो रहा है, मैं देख पा रहा हूं ऐसे प्रोसेस में, है ना, ऐसे प्रोसेसेस हो रहे हैं जो मुझे पता है जिसमें केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं। तो ये चीज तो क्लियर हो गई कि यार इसका इंपॉर्टेंस तो है। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे, एक बेसिक सा टॉपिक हम कवर अप करेंगे, क्योंकि जब हम केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, है ना, उस केमिकल रिएक्शन को लिखना होगा। अब जब मुझे लिखना है तो मुझे कंपाउंड्स के केमिकल फॉर्मूले पता होने चाहिए, और ये मैंने कक्षा 9th में पढ़ा था कि कंपाउंड के केमिकल फॉर्मूले किस तरीके से लिखने हैं। इसके लिए सबसे पहली चीज जो मुझे याद होनी चाहिए वो ये है कि एक टेबल दिया हुआ है एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर नंबर 3 राइटिंग केमिकल फॉर्मूले में, वहां पर हर आयन की वैलेंसी दे रखी है और हर आयन का सिंबल दे रखा है। तो आपको उनकी वैलेंसी और उनका सिंबल, ये दोनों चीजें याद करनी है। अगर ये दोनों चीजें याद हो गई तो केमिकल फॉर्मूला लिखना आसान होगा। और मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैप्टर में आप तभी आगे बढ़िएगा जब आपका ये पार्ट क्लियर हो, वरना बहुत दिक्कत आने वाली है, बहुत दिक्कत आने वाली है, लिख के ले लो। अब मान लीजिए आपने उस सिंबल को और उन आयन की वैलेंसी को याद कर लिया है, तो आपको अगर केमिकल फॉर्मूला लिखना है तो आप केमिकल फॉर्मूला किस तरीके से लिखेंगे? सबसे पहले जो भी एलिमेंट या आयन इन्वॉल्व है जिसका केमिकल फॉर्मूला आपको लिखना है, उसका सिंबल लिख दीजिए। देन उसके बाद उनकी वैलेंसी या उनका चार्ज लिख दीजिए। देन उसके बाद क्रिस क्रॉस मेथड अप्लाई कीजिए, वैलेंसीज को एक्सचेंज कीजिए, और वो वैलेंसीज कहां जाएंगी? उन एलिमेंट या आयंस के सबस्क्रिप्ट में जाएगी। उसके बाद रेशियो को सिंप्लीफाई करना है अगर नीड होता है। मान लीजिए दोनों में 2-2 है तो 2-2 नहीं जाएगा, क्रॉस करके कैंसिल कर लो, सिंप्लीफाई करके 1-1 हो जाएगा, देन 1-1 क्रॉस होगा। एंड एक और चीज है, अगर पॉलीएटॉमिक आयन है ना, एक ऐसा आयन जिसमें मोर देन 1 एटम है, तो वहां पे आप पहले ब्रैकेट लगाएंगे, देन आप फिर एक्सचेंज करेंगे वैलेंसीज को और सबस्क्रिप्ट में लगाएंगे। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं तो चीजों की बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। मान लीजिए मुझे कॉपर ब्रोमाइड का लिखना है ना, कॉपर ब्रोमाइड का लिखना है। यहाँ पर कॉपर की वैलेंसी बता दी गई है कि कॉपर +2 फॉर्म में है, क्योंकि कॉपर वेरिएबल वैलेंसी शो करता है, +2 भी शो कर देता है, +3 भी शो कर देता है। तो बच्चों का अक्सर क्वेश्चन होता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा? तो आपको ऐसे पता चलेगा कि जब आपको उसका केमिकल फॉर्मूला लिखना होगा तो वहां पर ऐसे रोमन न्यूमरल में उसकी वैलेंसी दिखा दी गई होगी। जैसे कि यहाँ पे एल्यूमिनियम की दिखा दी गई है +3 है, कैल्शियम की दिखा दी गई है +2 है। तो वैलेंसी वाला पार्ट आपको क्लियर होगा, है ना। अब मान लीजिए मुझे किसका लिखना है? कॉपर ब्रोमाइड का लिखना है, तो मैंने Cu लिख लिया, Cu का सिंबल लिख दिया है। देन मैं ब्रोमाइड यानी कि Br है तो Br का सिंबल लिख दूंगा। Cu की वैलेंसी 2 है, Br की वैलेंसी 1 है। यहाँ पर आपको चिंता नहीं करनी उनकी साइंस की, है ना, कि Cu का +2 है, Br का -1 है, इसकी चिंता आपको नहीं करनी है, आपको सिर्फ नंबर लिखने हैं। देन आपको क्या करना है? क्रिस क्रॉस करना है ना। तो यहां से क्या बनेगा फॉर्मूला? CuBr2, है ना। क्या बन गया फॉर्मूला? CuBr2। क्लियर है कि आपने सबसे पहले सिंबल लिखना है, देन उन्हीं के नीचे आपको उनकी वैलेंसी लिखनी है। अगर वो वैलेंसी सिंप्लीफाई हो रही है तो ओके, नहीं हो रही तो आप क्रिस क्रॉस करके उनके सबस्क्रिप्ट में लगा देंगे, है ना। एक और करते हैं तो और बेटर समझ में आएगा। जैसे कि यहाँ पर बात की गई है एल्यूमिनियम नाइट्रेट की। अगेन अगर मैं एल्यूमिनियम की बात करूँ तो Al होता है, और नाइट्रेट की बात करूँ तो NO3- होता है, तो हम सिर्फ NO3 ही लिखेंगे। Al की वैलेंसी 3 होती है, NO3 की -1 होती है, तो साइन तो लगाना नहीं है तो हम 1 लिख देंगे। अब इसके बाद आपको क्या करना है? आपको यहां से क्रिस क्रॉस करना है। तो जब मैं यहां पर क्रिस क्रॉस करूंगा, है ना, अब एक चीज देखिएगा कि NO3 जो है वो क्या है? ये एक पॉलीएटॉमिक आयन है। तो जब मैं यहां पे ये 3 क्रिस क्रॉस करूंगा तो उससे पहले ब्रैकेट्स लगा दूंगा। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Al NO3 होल थ्राइस। ये चीज क्लियर हो गई किस तरीके से हमने एल्यूमिनियम नाइट्रेट का फॉर्मूला लिखा है? AlNO3 होल थ्राइस। NO3 क्योंकि एक पॉलीएटॉमिक आयन था तो पहले ब्रैकेट लगाया, देन हमने वैलेंसीज का क्रिस क्रॉस किया, है ना। अब कैल्शियम फॉस्फेट, ये वाला पार्ट मैं आपको
होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूं, है ना, ये वाला पार्ट मैं होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूं कि आप इसे ट्राई कीजिएगा, क्योंकि क्लास 10th में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जहां पर आपको रिएक्शंस के स्टेटमेंट दे दिए जाएंगे और वहां पे आपको केमिकल इक्वेशंस लिखनी होंगी, उसे बैलेंस भी करना होगा। तो केमिकल इक्वेशन आप तभी लिख पाओगे जब आप कंपाउंड के केमिकल फॉर्मूला लिखने में सक्षम होंगे। तो ये पार्ट अगर क्लियर है तो ही आप आगे पढ़ना, वरना इसमें और जितनी प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है उतनी प्रैक्टिस आप इस पार्ट में अभी से कर लीजिए, तो आपका ये पार्ट स्ट्रांग हो जाएगा। चलिए, इस पार्ट को करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं टाइप ऑफ चेंजेस में, है ना। थोड़ा सा यहां पर ओवरव्यू देख लेते हैं। दो टाइप के चेंजेस होते हैं, एक होता है फिजिकल चेंज और एक होता है केमिकल चेंज। अब बात वन बाय वन होगी कि यार फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है, एंड ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट कैसे होते हैं। सबसे पहले बात की जाएगी फिजिकल चेंज के ऊपर कि फिजिकल चेंज क्या होता है। तो फिजिकल चेंज बच्चा एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो सब्सटेंस इन्वॉल्व है उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होती है। ये बात को ध्यान रखना है कि फिजिकल चेंज में सब्सटेंस की आइडेंटिटी चेंज नहीं हो रही है और इस प्रोसेस में कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है। एक और बार हम ध्यान से सुनेंगे क्या बोला गया है कि फिजिकल चेंज एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर सब्सटेंस की आइडेंटिटी चेंज नहीं होती है और कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है। हो सकता है कि सब्सटेंस के शेप चेंज हो गया हो, साइज चेंज हो गया हो, लेकिन है तो अभी भी वो वही सब्सटेंस। एक एग्जांपल से लेते हैं, मान लीजिए मेरे हाथ में एक पेपर है, उस पेपर को मैंने फाड़ दिया। पेपर को जब मैंने फाड़ा तो उसका क्या चेंज हुआ, साइज चेंज हुआ, शेप चेंज हुआ, बट स्टिल है तो वो पीसेस ऑफ पेपर ही ना, है तो वो पीसेस ऑफ पेपर ही ना। ऐसा तो नहीं है पेपर फाड़ा और प्लास्टिक बन गया, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। तो ये कौन सी कैटेगरी का चेंज आ गया, फिजिकल चेंज, जहां पर सब्सटेंस की आइडेंटिटी चेंज नहीं हो रही है और कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है। इसके बाद हम बात करेंगे कुछ एग्जांपल्स की। ग्लास है, मस्त ग्लास लेके घर में घूम रहा था और गिर गया, है ना। मम्मी का डर अलग है, लेकिन ग्लास गिर गया है ना। अब ग्लास गिर गया तो कुछ नया बन गया क्या, नहीं ना, गिर के प्लास्टिक तो नहीं हो गया होगा, है तो पीसेस ही ना ग्लास के। तो ये भी कौन सी कैटेगरी में आ गया, ये भी आ गया ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, मान लीजिए किसमें आ गया, फिजिकल चेंज में। अब मान लीजिए एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं। आपके दोस्त ने आपको पीली कैंडी दी, मम्मी ने हरी कैंडी दी, पापा ने नीली कैंडी दी, आपने सबको मिक्स कर दिया, तो क्या ऑरेंज कैंडी बन गई क्या, नहीं ना, है तो कैंडी थी ना, आपने क्या किया है, सिर्फ मिक्स किया है। तो मिक्सिंग ऑफ कैंडीज भी किस चेंज में आ जाएगा, फिजिकल चेंज। अगेन जब पेपर को आपने फाड़ा तो पेपर को फाड़ने वाला जो प्रोसेस था वो भी फिजिकल चेंज में ही आएगा, है ना। पेपर को फोल्ड कर दीजिए, फोल्ड कर रहे हो तो भी क्या हुआ, कुछ नया तो नहीं बन रहा है, तो पेपर ही, बस आपने फोल्ड करके उसका शेप चेंज कर दिया है। तो फोल्डिंग पेपर भी किस में आ गया, फोल्डिंग पेपर भी आपका फिजिकल चेंज में आ गया। अब ये मेल्टिंग ऑफ आइस, है ना, मेल्टिंग ऑफ आइस, बर्फ था, बर्फ को आपने बाहर रख दिया, है ना, तो बर्फ क्या हुआ, पिघल के पानी बन गया। अब उस पानी को मान लो आप क्या करोगे, बॉईल करोगे, है ना। आप हीट दे रहे हो तो वो क्या हो जाएगा, गैस बन जाएगा, है ना, गैस बन जाएगा। लेकिन तीनों ही फॉर्म में, चाहे वो वेपर के फॉर्म में था, चाहे वो लिक्विड के फॉर्म में था, चाहे वो फिर सॉलिड आइस के फॉर्म में था, तीनों ही फॉर्म में उसका जो केमिकल फॉर्मूला था वो H2O ही था, वहां पर कुछ चेंज नहीं हुआ। ये मत सोचना बर्फ से पानी बन गया, पानी से भाप बन गया तो कुछ चेंज हो रहा है, केमिकली जो है H2O ही है, उनका जो केमिकल फॉर्मूला है वो H2O ही है। केमिस्ट्री की आंखों से देखोगे तो यहां पर भी कोई नया सब्सटेंस नहीं बना है। तो आपको ये चीज क्लियर होगी कि फिजिकल चेंज क्या होता है। तो अब हमारी गाड़ी आगे बढ़ेगी कि केमिकल चेंज क्या होता है। तो केमिकल चेंज एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पर सब्सटेंस की आइडेंटिटी लूज हो जाती है और नया सब्सटेंस बनता है जिसकी कुछ नई प्रॉपर्टी होती है ना। अब नए सब्सटेंस एक भी बन सकता है, एक से ज्यादा भी बन सकते हैं। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो सब्सटेंस अंडरगो कर रहा है ये चेंज, उसकी आइडेंटिटी चेंज हो जाती है और कुछ नए सब्सटेंस बनते हैं जिनकी प्रॉपर्टी एंटायरली डिफरेंट होती है। और इस बात पे ज्यादा जोर दिया जा रहा है कि जो नए सब्सटेंस बने उनकी प्रॉपर्टी एकदम डिफरेंट हो सकती है जो पहले वाले सब्सटेंस थे। क्या ये बात क्लियर है? कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं तो और ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी, है ना। बर्निंग ऑफ वुड,
है ना, हमारे पास वुड था, हमने जला दिया, है ना, स्मोक मिला, ऐश मिला, है ना, तो ये सारे नए सब्सटेंस बने। अब इन नए सब्सटेंस से आप वापस से तो नहीं बना सकते, है ना, वुड, ठीक है। तो भैया ये किस कैटेगरी में आ गया? केमिकल चेंज, क्योंकि आपका वुड से कुछ ऐसे सब्सटेंस बन गए हैं जिनकी प्रॉपर्टी एंटायरली डिफरेंट है, तो ये किस कैटेगरी में आ गया? केमिकल चेंज की। मेटाबॉलिज्म, केमिकल चेंज। अंडे को बना दिया, है ना, अंडे को खाना बना दिया, नहीं, अंडे का खाना बना लिया आपने, है ना, अंडे को कुक कर दिया, फ्राई कर दिया, तो ये भी किस में आ गया? ये भी आ गया केमिकल चेंज में। रॉटनिंग ऑफ बनाना, ये भी किस में आएगा? केमिकल चेंज में। आप जब देखते हो ना बनाना को, जो कच्चे से पकता है, ग्रीन से येलो, येलो से फिर थोड़ा डार्क, मतलब और येलो होता है, पूरा येलो होता है, देन फिर वो ब्लैकिश ब्लैकिश आता है, देन वो पूरा ही पक जाता है और ब्लैक आ जाता है, तो वहां पर भी केमिकल चेंज हो रहा है। उसके बाद विनेगर और बेकिंग सोडा को जब हम मिक्स करते हैं, अब विनेगर जो है वो एसिड की कैटेगरी में आता है और बेकिंग सोडा जो है वो बेस की कैटेगरी में आता है। अगर सेकंड चैप्टर का वीडियो देखा है तो पता होगा कि विनेगर एसिड की कैटेगरी में आता है, बेकिंग सोडा बेस की कैटेगरी में आता है। दोनों को मिक्स करोगे यानी कि एसिड बेस का रिएक्शन होगा, वहां पे क्या बनेगा? सॉल्ट एंड वाटर बनेगा। अगेन ये केमिकल चेंज की कैटेगरी में आ गया। यहां पर बात करेंगे फायरवर्क्स, है ना, तो फायरवर्क्स में भी क्या होता है कि जो सब्सटेंस है जैसे ही आपने इग्नाइट किया तो वहां पर कुछ रिएक्शंस हुई, है ना, और फिर आपको मस्त मस्त वहां पे कलरफुल लाइट्स देखने को मिल रही है ना, फायरवर्क्स देखने को मिल रहा है, तो ये किस कैटेगरी में आ गया? ये भी केमिकल चेंज की कैटेगरी में आ गया। तो ये चीज मेरे माइंड में अब तक क्लियर हो जानी चाहिए कि फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है। अब इन दोनों को डिफरेंस देख लेते हैं कि इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं फिजिकल चेंज की। तो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो फिजिकल चेंज में है कि जो सब्सटेंस फिजिकल चेंज अंडरगो करता है उसकी आइडेंटिटी यानी कि उसका जो केमिकल कंपोजिशन है वो चेंज नहीं होता है। लेकिन अगर मैं केमिकल चेंज की बात करूं तो केमिकल चेंज में जो कंपोजिशन होता है वो चेंज हो जाता है, यानी कि सब्सटेंस अपनी आइडेंटिटी लूज कर देता है। अगर बात करूं तो जनरली ये क्या होते हैं? रिवर्सिबल होते हैं। बात हो रही है यहां फिजिकल चेंज की, और अगर मैं बात कर लूं केमिकल चेंज की तो ये इरिवर्सिबल होते हैं, यानी कि एक बार आपको सब्सटेंस मिल गया तो वापस से आप पहले वाला सब्सटेंस नहीं बना सकते जो नए सब्सटेंस हैं उनसे। अगर मैं बात करूं यहां पर फिजिकल चेंज में तो यहां पर कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है, लेकिन केमिकल चेंज में नया सब्सटेंस बनता है जिनकी कुछ नई प्रॉपर्टी होती है। तो आई होप यहां तक चीजें आपको क्लियर होंगी। अब उसके बाद आगे बात करते हैं, है ना, कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चंस करने से पहले हर बार की तरह एक ही रूल है, और रूल क्या है कि आप जब क्वेश्चन देख रहे होंगे इस पूरी वीडियोस में, आपको वीडियो को पॉज करना है ना, सारे क्वेश्चंस को पॉज करके आंसर देना है। देन एट लास्ट आपका क्या स्कोर बना, इतने क्वेश्चंस थे, मैंने इतना स्कोर किया, वो आपको कमेंट सेक्शन में डालना है विद द राइट आंसर्स, है ना। चलिए सबसे पहले बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज, यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो फिजिकल चेंज नहीं है। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी बच्चे इसे मिस कर जाते हैं और देख लेते हैं पहला एग्जांपल, हमेशा एग्जामिनर वो फिजिकल चेंज वाला ही डालेगा, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। तो बॉइलिंग ऑफ वाटर, भैया ये तो फिजिकल चेंज है ना, कोई नया सब्सटेंस थोड़ी बन रहा है तो वो भी H2O ही। मेल्टिंग ऑफ आइस, ये भी क्या है भैया, ये भी फिजिकल चेंज ही है। डिसॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, यानी कि सॉल्ट को पानी में मिला दिया, है ना, मिक्सचर बन रहा है, ये भी क्या है? फिजिकल चेंज ही है। सॉल्ट को पानी में मिला दिया तो क्या हो गया? कुछ नया थोड़ी बना, वहां पे सॉल्ट की भी प्रॉपर्टी है, वाटर की भी है, सेपरेट करना चाहो तो डिस्टिलेशन से कर सकते हो। कंबशन ऑफ एलपीजी, यानी कि किसी फ्यूल का कंबशन कर रहे हो, और ये हमने देखा था कि यार कंबशन अगर आप फ्यूल का कर रहे हो तो वो केमिकल चेंज में आता है, तो यहां पर मैं लिख दूंगा सीसी यानी कि केमिकल चेंज। तो करेक्ट आंसर मेरा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलिए आगे बात करते हैं, है ना, आगे बात करते हैं। अब हमें समझना होगा कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है ना। अब आपका ध्यान और अच्छी तरीके से आप अपनी अपनी स्क्रीन पे लगा लीजिए, है ना। आगे आने वाला 1 घंटा बहुत इंपॉर्टेंट
है ना। केमिकल रिएक्शन को अगर मैं डिफाइन करना चाहूं तो मैं इस तरीके से डिफाइन कर सकता हूं कि ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस केमिकल चेंज अंडरगो करता है। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस केमिकल चेंज अंडरगो करता है और कुछ नए सब्सटेंस बनाता है जिसकी कुछ नई प्रॉपर्टी होती है। वापस से एक बार, केमिकल रिएक्शन क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस जहां पर कुछ सब्सटेंस केमिकल चेंज अंडरगो करते हैं, कुछ नए सब्सटेंस बनाते हैं जिनकी कुछ नई प्रॉपर्टी होती है। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है, ये चीज तो मुझे समझ में आ गई, और नहीं आई तो अब आ जाएगी एक एग्जांपल के साथ। ये एग्जांपल एनसीईआरटी में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बात हो रही है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन की। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, जब आप मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो क्या होता है? तो जब एक स्ट्रिप मैग्नीशियम रिबन की इसे हीट किया जाता है एयर के प्रेजेंस में, तो क्या होता है? वहां पर आपको एक डैजलिंग व्हाइट फ्लेम यानी कि चमकती हुई सफेद फ्लेम देखने को मिलेगी और एक व्हाइट पाउडर बन रहा होगा जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी कि MgO का होगा। जब मैंने मैग्नीशियम रिबन को जलाया तो मैं क्या कर रहा हूं? मैं मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करा रहा हूं और वहां पे एक डेजलिंग व्हाइट फ्लेम मिल रही है और एक व्हाइट पाउडर मिल रहा है जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का होगा। तो यहां पे रिएक्शन क्या है? मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रही है और क्या बना रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहां पे आप एक एरो देख रहे होंगे, उस एरो के लेफ्ट हैंड साइड में दो चीजें दिख रही हैं, Mg और O2। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दिख रही हैं, ये हो गए आपके इनिशियल सब्सटेंस जो आपने लिए थे, और MgO क्या हो गया? आपका फाइनल सब्सटेंस। कुछ सब्सटेंस लिए जिन्होंने केमिकल चेंज वो अंडरगो किए और कुछ नए सब्सटेंस बने। क्या बना नया सब्सटेंस? MgO बना। और यहां पे आपको क्या देखने को मिला? एक डेजलिंग व्हाइट फ्लेम देखने को मिली और एक व्हाइट पाउडर बन रहा था जिसे आपने MgO कहा। ये चीज क्लियर हो गई, है ना। ये चीज क्लियर हो गई, यानी कि मुझे केमिकल रिएक्शन के बारे में समझ में आ गया कि यार केमिकल रिएक्शन क्या होता है। एक ऐसा प्रोसेस जहां पर कुछ सब्सटेंस केमिकल चेंज अंडरगो करते हैं और कुछ नए सब्सटेंस बनाते हैं जिनकी कुछ नई प्रॉपर्टी होगी। अब बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन में एक इंपॉर्टेंट चीज है जो एक्टिविटीज में दी गई है, वो ये था कि जब आप मैग्नीशियम रिबन को जलाते हो तो आप पहले उसे सैंड पेपर से क्या करते हैं? रब करते हैं। अब क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि मैग्नीशियम जो है वो रिएक्टिव होता है, रिएक्टिव मेटल है, तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एक ऑक्साइड की लेयर बना देगा और वो फर्दर उसे रिएक्ट करने से रोकेगी। इसीलिए हम क्या करते हैं? इसीलिए हम सैंड पेपर को यूज करते हैं उस मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले, ताकि हम वो जो थिन ऑक्साइड की लेयर है जो उसके सरफेस के ऊपर है उसे हटा सके और ये इंश्योर कर सके कि मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर सके। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये आपको याद होना चाहिए। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब ये जो रिएक्शन है, अब इसे अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है तो मैं वर्ड फॉर्म में भी कर सकता हूं। कैसे? कि भैया मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और क्या देता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना। तो जो सब्सटेंस मैंने स्टार्टिंग में लिए थे वो एरो के लेफ्ट हैंड साइड में है और जो नए सब्सटेंस मिले वो एरो के राइट हैंड साइड में है। तो इस तरीके से वर्ड फॉर्म में मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना। अब यहां पर हर बार मैं ऐसा लिखूं कि यार मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना, दिस रिएक्ट विद दिस गिव दिस, हर बार वो बहुत टेडियस हो जाता है ना। तो हम इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं। तो अगर आप यहां पर देखेंगे कि जो ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है ये किस कैटेगरी में आते हैं? रिएक्टेंट की, यानी कि जो इनिशियल सब्सटेंस हमने लिया था वो क्या कहलाते हैं? वो रिएक्टेंट कहलाते हैं, और जो नए सब्सटेंस बने हैं जिनकी नई प्रॉपर्टी होती है वो प्रोडक्ट कहलाता है। तो रिएक्टेंट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो आपने स्टार्टिंग में लिए होते हैं और जो कंबाइन होते हैं या रिएक्ट होते हैं उन्हें रिएक्टेंट कहा जाता है, और जो सब्सटेंस प्रोड्यूस होते हैं इस प्रोसेस के दौरान उसे आप क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं। तो एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि LHS में आपका क्या हो जाएगा? LHS में आपका रिएक्टेंट्स हो जाएंगे और RHS यानी कि राइट हैंड साइड में आपके क्या हो जाएंगे? प्रोडक्ट हो जाएंगे।
लेकिन अभी तक एक चीज समझ में नहीं आई सर कि ये जो वर्ड इक्वेशन है आपने कहा बार बार नहीं लिखोगे, ये तो समझ में आ गया, ये रिएक्टेंट है ये प्रोडक्ट, लेकिन हम बार बार वर्ड इक्वेशन नहीं लिखेंगे तो रिएक्शन को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर मैं वर्ड फॉर्म में लिख रहा हूं तो मैं किस तरीके से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वहां पर वैलिड रख रहा हूं। तो ये सारी चीजें समझ में आएंगी इस स्लाइड में, है ना। चलिए, तो यार एक चीज देखिए, हमें बड़ा नहीं लिखना था, हमें चीजों को कंसाइज करना था, तो हमने क्या किया, जो वर्ड इक्वेशन है उसे और कंसाइज किया, और कंसाइज करने के लिए हमने क्या किया, जो भी एलिमेंट वहां पर इन्वॉल्व थे उस प्रोसेस में उसको रिप्रेजेंट किया उसके सिंबल से, और जो भी कंपाउंड थे उनको रिप्रेजेंट किया उनके केमिकल फॉर्मूला से। जैसे कि यहां पर मैग्नीशियम था, मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, Mg, ऑक्सीजन O है ना, O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और जो नया सब्सटेंस बना जो कि एक कंपाउंड था मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसको उसके केमिकल फॉर्मूला MgO से लिख दिया। तो मेरी केमिकल इक्वेशन क्या बनी, Mg प्लस O2 गिव्स MgO। क्या बन गई मेरी इक्वेशन, Mg प्लस O2 गिव्स MgO। इस तरीके से मैंने केमिकल इक्वेशन लिखी। तो केमिकल इक्वेशन क्या है, केमिकल इक्वेशन बेसिकली एक शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन है, किसको रिप्रेजेंट करने के लिए, किसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, केमिकल रिएक्शन का। यहां पे आप कर क्या रहे हैं, जो एलिमेंट इन्वॉल्व है उसको उसके सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो कंपाउंड इन्वॉल्व है उसके लिए आप उसका केमिकल फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। तो ये होता है केमिकल इक्वेशन। तो अब तक हमने केमिकल इक्वेशन समझ लिया, है ना, केमिकल इक्वेशन समझ लिया। अब इस केमिकल इक्वेशन को और ज्यादा इंफॉर्मेटिव कैसे बनाया जाए, इस केमिकल इक्वेशन को और ज्यादा इंफॉर्मेटिव कैसे बनाया जाए, तो हम केमिकल इक्वेशन को और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं जब हम जो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट हैं, है ना, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट है उनके फिजिकल स्टेट्स भी क्या करें, स्पेसिफाई करें। मान लीजिए कोई रिएक्टेंट सॉलिड स्टेट में है तो वहां पर हम H शो करेंगे, कोई रिएक्टेंट जो है लिक्विड स्टेट में है तो वहां पर हम L शो करेंगे, कोई गैसीय स्टेट में है तो हम G शो करेंगे। और AQ आपने बहुत बार इक्वेशंस में लिखा देखा होगा, और आपके माइंड में आता होगा कि सर जी ये AQ क्या होता है, तो AQ स्टैंड्स फॉर एक्वस। जब कोई भी चीज पानी में प्रेजेंट होती है तब हम वहां पर AQ लिखते हैं, मतलब एक्वस, यानी कि मुझे इतना पता चल जाना चाहिए कि ये चीज पानी में प्रेजेंट है, तब वहां पर मैं AQ यूज करूंगा जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है एक्वस सॉल्यूशन का। अब केमिकल इक्वेशन में अगर मैंने अपवर्ड एरो दे रखा है, अपवर्ड एरो का मतलब है कि रिएक्शन के दौरान गैस रिलीज हुई है ना, अगर मैं अपवर्ड एरो शो कर रहा हूं उसका ये मतलब हो जाता है कि इस रिएक्शन में गैस है, और अगर मैं डाउनवर्ड एरो यूज कर रहा हूं इसका मतलब है कि यहां पर प्रेसिपिटेट बना है। डाउनवर्ड एरो प्रेसिपिटेट को रिप्रेजेंट करता है, या तो मैं क्या लिख सकता हूं, पीपीटी लिख सकता हूं, पीपीटी भी क्या बता रहा है कि यहां पर प्रेसिपिटेट बना है। लेकिन ये प्रेसिपिटेट क्या है, ये प्रेसिपिटेट नाम की चिड़िया क्या है, इसका मतलब क्या होता है, तो प्रेसिपिटेट का मतलब होता है सॉलिड इनसॉल्युबल मास। क्या मतलब होता है, सॉलिड इनसॉल्युबल मास, है ना। प्रेसिपिटेट का मतलब क्या है, सॉलिड इनसॉल्युबल मास। मान लीजिए आपके पास दो सॉल्यूशन है, एकदम क्लियर सॉल्यूशन है, आपने उस क्लियर सॉल्यूशन को क्या किया, एक दूसरे में मिक्स किया। तो जब आपने उसे एक दूसरे में डाला, दोनों क्लियर सॉल्यूशन थे लेकिन डाला, वहां पर केमिकल रिएक्शन हुआ और एक ऐसा सॉलिड मास बना जो कि सॉल्यूशन में डिसॉल्व नहीं हो रहा था, वो नीचे बैठा हुआ है, उसे आप क्या कहेंगे, प्रेसिपिटेट। समझने के लिए इस तरीके से समझ सकते हैं कि मान लीजिए अगर मैंने चॉक को पानी में डाला तो नीचे जैसे बैठ जाता है ना, उसी तरीके से प्रेसिपिटेट भी होता है। सॉल्यूशन होता है उसमें नीचे इनसॉल्युबल एक सॉलिड मास होता है जिसे प्रेसिपिटेट बोलते हैं। और केमिकल इक्वेशन में रिप्रेजेंट करने के लिए आइदर यू कैन यूज पीपीटी अ शॉर्ट फॉर्म, और आप डाउनवर्ड एरो से शो कर सकते हो। दोनों का यही मतलब होता है कि प्रेसिपिटेट बन रहा है। और अगर आपको इंफॉर्मेटिव करना है तो आप क्या कर सकते हैं, जो एरो होता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एक एरो होता है, उस एरो के ऊपर आप रिएक्शन कंडीशंस लिख सकते हो कि यार इस टेम्परेचर पे ये रिएक्शन हो रहा है, प्रेशर ये है, ये कैटलिस्ट यूज किया गया है, तो ये और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना देता है।
अब बच्चों के लिए एक वर्ड नया होगा, कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट यानी कि आप समझ सकते हो जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा भी सकता है और कम भी कर सकता है ना? स्पीड बढ़ाने और कम करने के लिए एक सब्सटेंस यूज किया जाता है जिसे कैटलिस्ट बोला जाता है, वो भी आप एरो के ऊपर लिख सकते हो। तो यहां तक चीजें क्लियर होंगी, केमिकल इक्वेशन तक बातें क्लियर होंगी, है ना? तो अब बातों को यहां से और आगे लेके जाया जाए, है ना? और बात कर ली जाए कुछ एग्जांपल्स की। यहां पे देखिए शो कर रखा है, जिंक कार्बोनेट कौन से शेड में है? सॉलिड शेड में है। एरो के ऊपर ये सिंबल दे रखा है, ये सिंबल क्या है कि आप रिएक्शन करवाने के लिए हीट दे रहे हैं। जो मुझे प्रोडक्ट मिला है वो सॉलिड शेड में है और यहां पर एक गैस रिलीज हुई है, इसलिए अपवर्ड एरो यहां पर शो कर रखा है। सेकंड रिएक्शन में देख सकते हो AgNO3 एक्वस, यानी कि ये चीज एक्वस में है, यानी कि पानी में प्रेजेंट है। सेम KCl भी, और यहां पर AgCl के आगे डाउनवर्ड एरो शो कर रखा है, यानी कि यहां पर क्या बन रहा होगा? यहां पर PPT बन रही होगी। एंड साथ ही साथ KNO3 ये भी किस फॉर्म में है? एक्वस फॉर्म में है, यानी कि पानी में प्रेजेंट है। तो ये चीजें मुझे समझ में आ गई कि किसी भी इक्वेशन को और ज्यादा इंफॉर्मेटिव कैसे बनाते हैं। अक्सर बच्चों का ये डाउट रहता है कि सर ये स्टेट्स लिखना जरूरी है क्या एग्जाम में? देखिए ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आप लिखोगे तो एक अच्छा इंप्रेशन बनता है। मोस्टली आपको पता ही चल जाता है, जितना आप पढ़ते जाते हो तो चीजें याद हो जाती है कि अच्छा इसका स्टेट ये है, इसका स्टेट ये है। तो इफ आपको पता है करेक्टली तो आप लिख सकते हैं, है ना? नहीं पता तो फिर उड़ता तीर लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन इफ पता है तो जरूर से ट्राई कीजिएगा। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं, है ना? अब बात करते हैं कि क्या इंफॉर्मेशन एक केमिकल इक्वेशन पास ऑन करता है। तो यार एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देखकर अब ये वर्ड नया आ चुका होगा कि सर बैलेंस क्या होता है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है। अगले 10 से 15 मिनट में समझ में आ जाएगा। अभी के लिए ये समझो कि अगर कोई केमिकल इक्वेशन बैलेंस होती तो वो क्या मैसेज पास कर रही होती। तो सबसे पहले जो चीजें मुझे पता चलती है वो ये पता चलती है कि जो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन्वॉल्व है उनका नाम क्या है, उनका केमिकल फॉर्मूला क्या है। तो दो चीज तो मुझे पता चल जाती है केमिकल इक्वेशन देखकर कि यार जो सब्सटेंस इन्वॉल्व है उनका नाम क्या है, उनका केमिकल फॉर्मूला क्या है, रिलेटिव अमाउंट क्या है कि अगर आपने इसके 3 मोल है तो इसके 4 चाहिए होंगे, तो वो रिलेटिव अमाउंट भी पता चल जाता है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का। तो ये चीजें हैं जो आप केमिकल इक्वेशन देख के पता लगा सकते हो। उसके अलावा क्या क्या चीजें पता चल जाती है? ये पता चल जाता है कि जो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन्वॉल्व है उनका फिजिकल स्टेट क्या है, सॉलिड में है या गैस में है। देन और क्या पता चल जाता है कि यार हीट आपने सप्लाई की है या रिएक्शन के दौरान हीट मिली है। और कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं वो पता चल जाती हैं कि यार अगर रिएक्शन हो रहा है तो प्रेशर क्या है, टेम्परेचर क्या है। अगर आपने एरो के ऊपर लिखा है तो ये सारी चीजें भी इक्वेशन देखकर पता लगाई जा सकती है। तो ये सारी बातें चल रही हैं किसके बारे में? केमिकल इक्वेशन के बारे में। अब क्लास 9th का एक और बेसिक टॉपिक था। क्लास 9th में हमने पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना? चैप्टर 3 में पहले ही पेज में ये लॉ दे दिया गया है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या कहता है ये लॉ? और ये लॉ मुझे लगता है हर बच्चों को याद होता होगा कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये सबको पता है यार कि डेफिनेशन क्या है, सबने रटी रटाई है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। लेकिन इसका मतलब क्या ये समझिए, इसका ये मतलब है कि एक जो केमिकल रिएक्शन में है हो रही है उसमें कोई मास एक्स्ट्रा आया नहीं है और जो मास था वो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। यानी कि जो टोटल मास होगा रिएक्टेंट का वो किसके बराबर होगा? टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होगा। जितना मास रिएक्टेंट का होगा टोटल, आप जितने मान लो 2 रिएक्टेंट है दोनों का सम करो, ये मास किसके बराबर होगा? जितने भी प्रोडक्ट यहां पे हैं, चाहे 2 हो 3 हो 4 हो, इनका सम करोगे तो ये साइड और ये साइड का टोटल मास बराबर आना चाहिए। तो इससे मैं ये कंक्लूड कर सकता हूं कि जितने एलिमेंट केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व हैं उनके टोटल नंबर ऑफ एटम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में बराबर होंगे। वापस से सुन लीजिएगा कि जितने एलिमेंट इस केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होंगे उनके जो टोटल नंबर ऑफ एटम है वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में बराबर होंगे। अगर बराबर नहीं होंगे तो फिर मास कैसे सेम हो जाएगा? अगर आप ये बोल रहे हो कि सर ऑक्सीजन के इधर 2 है इधर 3 है, सल्फर इधर 1 है इधर 3 है, भाई कैसे बराबर हो जाएगा? फिर टोटल मास नहीं होगा ना बराबर, क्योंकि यही एलिमेंट तो मास के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, है ना? तो ये एटम्स जो होंगे एलिमेंट्स के
जितने भी एलिमेंट इन्वॉल्व हैं उनके टोटल नंबर ऑफ एटम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर होंगे, है ना। तो क्या कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये कह देता है कि जो टोटल मास है रिएक्टेंट का वो किसके बराबर होगा, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के, है ना। तो अब मान लीजिए आपने कोई एक केमिकल इक्वेशन लिखी है, जैसे कि यहां पर Mg प्लस O2 गिव्स MgO, है ना। यहां पे अगर मैं देखता हूं एलिमेंट कौन से इन्वॉल्व हैं, तो दो एलिमेंट इन्वॉल्व हैं, एक है मैग्नीशियम यानी कि Mg और एक है ऑक्सीजन यानी कि O। अब अगर मैं Mg के एटम देखता हूं रिएक्टेंट साइड में, तो एक एटम रिएक्टेंट साइड में है और एक एटम मेरा प्रोडक्ट साइड में दिख रहा है। यहां से आपको देख के समझ में आ रहा होगा, एक रिएक्टेंट साइड में है, एक प्रोडक्ट साइड में है। ऑक्सीजन अगर मैं देखता हूं तो रिएक्टेंट साइड पे 2 दिख रहा है, प्रोडक्ट साइड पे 1 ही दिख रहा है, यानी कि ऑक्सीजन के जो नंबर ऑफ एटम हैं वो दोनों साइड बराबर नहीं है। और अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो करना है तो ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम दोनों साइड बराबर होने चाहिए, जो यहां पर अभी फिलहाल नहीं हो रहे हैं। यानी कि इस इक्वेशन में सारे एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम दोनों साइड बराबर नहीं है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो नहीं हो रहा, ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है। तो ऐसी इक्वेशन को आप क्या बोल देते हो, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। क्या नाम दिया जाता है, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, या फिर हम कह सकते हैं अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करती। जो एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं सभी के जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो दोनों साइड बराबर नहीं होते। तो इस चीज को सही करना पड़ेगा, हमें क्या करनी पड़ेगी, बैलेंसिंग करनी पड़ेगी। अब बैलेंसिंग करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, अप्रोप्रिएट कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसके स्टेप हम देखेंगे। लेकिन पहले हम समझ लेते हैं कि एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन एक ऐसा केमिकल इक्वेशन होगा, है ना, जिसमें जो नंबर ऑफ एटम होंगे रिएक्टेंट्स में और प्रोडक्ट्स में जितने भी एलिमेंट इन्वॉल्व हैं उनके बराबर होंगे। जैसे कि मैग्नीशियम है तो उसके जो नंबर ऑफ एटम है रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड वो बराबर होंगे। ऑक्सीजन इन्वॉल्व है उसके नंबर ऑफ एटम दोनों साइड बराबर होंगे, है ना। तो बराबर करने के लिए आपने क्या किया, आपने यहां 2 से मल्टीप्लाई किया, आपने यहां पर 2 से मल्टीप्लाई किया। अब आप देखेंगे कि यार मैग्नीशियम इस साइड भी 2 है, इस साइड भी 2 है, ऑक्सीजन इस साइड भी 2 है, इस साइड भी 2 है, यानी कि जितने एलिमेंट इन्वॉल्व थे उनके जो नंबर ऑफ एटम हैं दोनों साइड क्या है, बराबर है। दोनों साइड क्या है, बराबर है। तो इस केमिकल इक्वेशन को आप क्या बोलोगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्या नाम दोगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो ये चीज समझ में आ गई कि हमेशा जो भी केमिकल इक्वेशन लिखूंगा वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखूंगा, क्योंकि वही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को, है ना, फुलफिल करता है और वही मैं हर बार लिखूंगा। क्लियर है ये बात। चलिए अब आ जाता है कि सर बैलेंस कैसे करूं, है ना। हर बार आपको इक्वेशन नहीं दी होगी, कभी कभी आपको स्टेटमेंट दे दी जाएगी, स्टेटमेंट से केमिकल इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। तो सबसे पहला स्टेप हो जाता है केमिकल इक्वेशन को लिखना। और मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, कभी भी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए सबस्क्रिप्ट को चेंज मत करना। मान लीजिए कि आपका कोई रिएक्शन है ना, H2 प्लस O2 है गिव्स H2O, है ना, मान लीजिए ये है। और यहां पर आपने देख लिया कि हाइड्रोजन के 2 एटम हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ऑक्सीजन का यहां पे 2 है वहां पे 1 ही है, तो मैंने इसको H2O2 कर दिया। भाई हाथ जोड़ के विनती है कि ये कभी भी नहीं किया जाएगा, ये कभी भी मत कर देना कि आपने सबस्क्रिप्ट ही चेंज कर दिया। ये अथॉरिटी ना आपके पास है, ना मेरे पास है, ना किसी के पास है, ये आप नहीं कर सकते भैया। यहां तो आपने सब्सटेंस ही चेंज कर दिया, वाटर से परऑक्साइड बना दिया, ये कभी भी मत करना। ये चीज अभी पहले अपने दिमाग में डाल लो कि मैं कभी सबस्क्रिप्ट चेंज नहीं करूंगा, H2 से H3, O2 से O5 नहीं करूंगा। ये गलतियां अभी से ही अपने दिमाग में डाल दो, आप नहीं करोगे। चलिए, तो पहले आपने अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख ली। स्टेप 2 ये रहता है कि एक ऐसा कंपाउंड हमें ढूंढना है जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम हो, एक ऐसा कंपाउंड जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम हो। और उस कंपाउंड में जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम थे उसमें एक ऐसा एलिमेंट ढूंढिए जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम हो, और सबसे पहले उस एलिमेंट को बैलेंस कर दीजिए। तो पहले मैंने एक ऐसा कंपाउंड ढूंढा जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम थे, फिर उस कंपाउंड में एक ऐसा एलिमेंट ढूंढ लिया जिसमें एटम सबसे ज्यादा थे, पहले उस एलिमेंट को कर दिया। फिर जो दूसरा एलिमेंट था सेकंड हाईएस्ट,
है ना, जिसके एटम से उसको बैलेंस कर दिया। देन उसके बाद जब सारे हो गए तो फिर आप ऑक्सीजन को कर दो, ऑक्सीजन हो गया तो फिर हाइड्रोजन को कर दो, और हाइड्रोजन हो गया तो इक्वेशन आपकी क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। ये है एनसीईआरटी का तरीका कि पहले एक एलिमेंट को चुनने का क्राइटेरिया बताया है कि यार एक ऐसा कंपाउंड चुनो जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम हो, देन उसके बाद उस कंपाउंड में वो एलिमेंट चुन लो जिसके एटम सबसे ज्यादा हो, उसको बैलेंस कर दो। इसी तरीके से दूसरा ढूंढ लो, जैसे ही सारे हो जाएं फिर आपका अगर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन को कर दो और लास्ट में हाइड्रोजन को कर दो। ये तरीका एनसीईआरटी बताती है। मेरा एक तरीका है जो मैं भी बता देता हूं, मैं एक ट्रिक यूज करता हूं और वो ट्रिक क्या है, मेरा नाम जीरो है। वाह यार, क्या बोल रहे हो सर, आपका नाम जीरो है? नहीं भाई, ट्रिक है, मेरा नाम जीरो है, जीरो, जीरो है ना। अब यहां पर अगर मैं बात करता हूं, है ना, यहां पर अगर मैं बात करता हूं, M स्टैंड्स फॉर मेटल, M स्टैंड्स फॉर मेटल, N स्टैंड्स फॉर नॉन मेटल, O स्टैंड्स, यहां पे जो जीरो है वो स्टैंड्स फॉर ऑक्सीजन, एंड H स्टैंड्स फॉर हाइड्रोजन। यानी कि सबसे पहले जो इक्वेशन में आपको मेटल दिख जाए तो मेटल को बैलेंस कर देना, फिर नॉन मेटल को कर देना, उसके बाद ऑक्सीजन की तरफ ध्यान लगाना और उसके बाद हाइड्रोजन को बैलेंस करके बोल देना हो गया इक्वेशन बैलेंस विद इन 1 मिनट, है ना। कितनी से भी कितनी टफ इक्वेशन हो 1 मिनट के अंदर हो जाएगी, है ना। इस ट्रिक को यूज कर सकते हो। मेरा नाम जीरो है यानी कि पहले मेटल, फिर नॉन मेटल, फिर आपका ऑक्सीजन, देन लास्ट में हाइड्रोजन, है ना। चलिए, यहां पर एक इक्वेशन दे रखी है, FeCl3 gives FeCl2 plus Cl2। मेटल कौन सा था, Fe था। Fe ऑलरेडी क्या है, बैलेंस है, दोनों साइड 1 1 एटम है। क्लोरीन अगर आप देखोगे इधर 3 है, इधर क्या है 4 है, तो मैं इधर क्या कर दूंगा 1/2। अगर मैंने 1/2 कर दिया है इसका मतलब यहाँ पे टोटल क्लोरीन के एटम कितने हैं, 1 है। अब ऐसे 1/2 रख नहीं सकते, इसलिए पूरी इक्वेशन को हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्योंकि यहाँ पे 3 क्लोरीन के एटम थे और यहाँ पे 4, तो मैंने इस Cl2 को 1/2 कर दिया, यानी कि जितना भी है उसका हाफ, यानी कि वहां पर एक ही क्लोरीन एटम है। अब इसे सिंपलीफाई करने के लिए मैंने पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इक्वेशन क्या होगी, 2FeCl3 gives 2FeCl2 प्लस Cl2। तो यहां से कितने Cl2 हो गए, 4 और 6, और यहां से 2 3 6, Fe दोनों साइड 2 2 एटम होंगे Fe के, तो यहां से बैलेंस कर दिया। ये हाफ वाले ट्रिक आप कहीं 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 बार यूज कर सकते हो, बहुत जगह आपको ये हेल्प करेगी, है ना। चलिए कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। यहां पर एक बैलेंस इक्वेशन, पहले तो इक्वेशन भी लिखनी है, वर्ड फॉर्म में दिया गया है, लेड नाइट्रेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड गिव्स एल्यूमिनियम नाइट्रेट एंड लेड क्लोराइड, ABCD की वैल्यू बतानी है। तो लिख लेते हैं भैया, लेड नाइट्रेट है यानी कि PbNO3 होल ट्वाइस, PbNO3 होल ट्वाइस, प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड है यानी कि एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या हो जाएगा, AlCl3, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, क्लोरीन की 1, क्रिस क्रॉस AlCl3, देन एल्यूमिनियम नाइट्रेट यानी कि AlNO3 होल थ्राइस, प्लस एल्यूमिनियम नाइट्रेट के साथ क्या हो जाएगा, लेड क्लोराइड यानी कि PbCl2, लेड क्लोराइड। सबसे पहले मेटल को करेंगे। मैं देख रहा हूं यार यहाँ पर Pb भी बैलेंस दिख रहा है मुझे, Al भी बैलेंस दिख रहा है। देखिए मैं आयंस पे ध्यान दूंगा, है ना, यहाँ मेरा फोकस आयंस पे रहना चाहिए। यहाँ पे NO3 कितने हैं, 2, पॉलीएटॉमिक आयन कितने हैं, 2, यहाँ पे कितने हैं, 3, तो मैं यहाँ क्या कर दूंगा, 3 कर दूंगा। तो अब यहाँ पे NO3 यानी कि पॉलीएटॉमिक कितने हो गए, 6, यहाँ पे 2 कर दूंगा तो कितने हो गए, 6। एल्यूमिनियम यहाँ कितने थे, 2, यहाँ क्या कर दिया 2। लेड यहाँ कितने थे, Pb 3, यहाँ मैंने कितना कर दिया 3। देखिए क्लोरीन कितना हो गया 6, यहाँ पर भी 6। एल्यूमिनियम इस साइड कितने हैं 2, यहाँ पे भी कितने हैं 2। NO3 पूरा का पूरा कितना हो गया, 2 और 3 6, और यहाँ पर भी कितना हुआ 2 और 3 6, बैलेंस। तो इस तरीके से पॉलीएटॉमिक आयंस अगर हैं तो वहां पर ये तरीका यूज कर सकते हो और बहुत जल्दी चीजें हो जाएंगी। तो 3223 है ना, ये वैल्यू आ रही है 3223, है ना, 3223, ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, Cu प्लस HNO3, चलिए ये एक देख लेते हैं, Cu प्लस HNO3 gives CuNO3 whole twice plus
NO2 प्लस H2O। चलिए अब इसको कर लेते हैं, है ना। नाइट्रोजन देखेंगे, उधर 3 है, इधर कितना है, एक ही है ना। इधर कितना है, एक ही है। सबसे पहले तो आप मेटल को देखेंगे, तो मेटल Cu है, Cu तो मुझे बैलेंस ही दिख रहा है ना। नाइट्रोजन बैलेंस नहीं दिख रहा था, यहाँ पर 3 है तो मैंने यहाँ पर भी क्या कर दिया, 3 कर दिया, है ना। यहाँ पर भी मैंने क्या कर दिया, 3। तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, नाइट्रोजन यहाँ पे हो गया, एक काम करते हैं, है ना, इसको H है तो यहाँ पे कितने हैं, 2 और यहाँ पर एक ही है, तो इधर 2 कर देंगे तो 6 हो जाएगा, है ना, 6 हो जाएगा। इधर कितने हो रखे हैं, और नाइट्रोजन 2, इधर 2 हैं, और यहाँ पे भी आपके 2 से 2 ही हुए ना, ये तो 2 नाइट्रोजन हुए, इधर ऑलरेडी 3 नाइट्रोजन है, तो इधर मेरे को 4 कर देना चाहिए, है ना। इधर मुझे 4 कर देना चाहिए, तो मैं 4 कर दे रहा हूँ, है ना, मैं 4 कर दे रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 4 करता हूँ, 4 नाइट्रोजन हो गए, यहाँ पे 2 ही नाइट्रोजन है और यहाँ पे 1 है, तो मैंने यहाँ पे 2 कर दिया, है ना। कॉपर ऑलरेडी बैलेंस्ड है। अब मेरा ध्यान जाना चाहिए ऑक्सीजन पे। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 12। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 6 और 4 10, और ये कर दिया तो ये भी 12 हो गया। हाइड्रोजन इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, बैलेंस्ड हो गया है। बी यानी कि इसका कोफिशिएंट वैल्यू इसकी 2 आ रही है, और ए यानी कि HNO3 का वैल्यू इसकी 4 आ रही है। 4 and 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, 4 and 2 आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको सारी इक्वेशन दाएं दाएं करके सॉल्व करनी है ना। ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, है ना, ये क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूं, इसको ट्राई कीजिएगा। सेम तरीका, पहले मेटल फिर नॉन मेटल, फिर अगर ऑक्सीजन है तो फिर हाइड्रोजन, आपकी इक्वेशन बैलेंस, है ना। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं, है ना। अब बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स की। किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, केमिकल रिएक्शन की, कि कुछ ऐसी चीजें जिनको देखकर आइडिया लग सके कि यहां पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है। एक डिस्क्लेमर मैं दे दूंगा, जरूरी नहीं है पांचों एक साथ हो रहे हो सकता है कोई 2 चीजें एक साथ हो रही हो सकता है कोई एक ही चीजें हो रही हो, है ना। ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर केमिकल रिएक्शन हो रही है तो ये पांचों की पांचों एक साथ हो रही होगी। पहला यहां पर क्या है, चेंज इन कलर, यानी कि रिएक्शन के दौरान कलर चेंज हो सकता है। चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि रिएक्शन के दौरान टेम्परेचर चेंज हो सकता है, बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। चेंज का क्या मतलब होता है कि टेम्परेचर बढ़ भी सकता है, टेम्परेचर कम भी हो सकता है। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ गैस, यानी कि रिएक्शन के दौरान गैस बन सकती है ना। उसके बाद क्या है, चेंज इन स्टेट, यानी कि जो फिजिकल स्टेट है रिएक्टेंट्स का वो भी चेंज हो सकता है। एंड द फाइनल पॉइंट इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, यानी कि एक सॉलिड इनसॉल्युबल मास भी केमिकल रिएक्शन के दौरान फॉर्म हो सकता है। इसे 1 by 1 हम लोग स्टडी कर लेते हैं, है ना। 1 by 1 हम लोग स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहली चीज है चेंज इन कलर। अभी हम लोग ये नहीं देखेंगे कि क्या केमिकल रिएक्शन हो रहा है, सिर्फ इतना समझेंगे कि यार क्या हो रहा है रिएक्शन के दौरान। कि पहले हमने क्या लिया था, एक ब्लू कलर का सॉल्यूशन लिया था, ब्लू कलर का सॉल्यूशन लिया था, बाद में देख लेंगे कि क्या केमिकल था, क्या यहां पर केमिकल रिएक्शन हुई, सब बाद में। बस ये देखना है कि यार केमिकल रिएक्शन के दौरान क्या कलर चेंज हुआ। हमने यहां पर एक ब्लू कलर का सॉल्यूशन लिया, उस ब्लू कलर के सॉल्यूशन में मैंने क्या डाल दिया, आयरन नेल डाल दी। जब मैंने थोड़े टाइम के बाद देखा वो ब्लू कलर का सॉल्यूशन अब ग्रीन बन चुका था, है ना। पहले वो ब्लू कलर का था, मैंने आयरन नेल डाल दी तो वो ब्लू कलर का सॉल्यूशन ग्रीन हो चुका और आयरन नेल रेडिश ब्राउन कलर का हो गया। आयरन नेल किस कलर का हो गया, रेडिश ब्राउन कलर का हो गया। तो रिएक्शन के दौरान आपने क्या किया, यहां पे ब्लू कलर का एक सॉल्यूशन था, आयरन नेल डाली, ग्रीन हो गया, और आयरन नेल के ऊपर आपको रेडिश ब्राउन कलर मिला। तो यहां पे क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन हुआ, और केमिकल रिएक्शन के दौरान कलर ब्लू से क्या हो गया, ग्रीन हो गया। बाद में देखेंगे कि किस कैटेगरी ऑफ केमिकल रिएक्शन में आता है, कैसे कलर चेंज हुआ, कब कब किस किस केसेस में ये रिएक्शंस होंगी, सब देखेंगे। अभी सिर्फ इतना समझना है कि केमिकल रिएक्शन के दौरान कलर भी चेंज हो सकता है। चलिए नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की तरफ बढ़ते हैं कि केमिकल रिएक्शन के दौरान टेम्परेचर भी चेंज होता है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक टेस्ट ट्यूब में सल्फ्यूरिक एसिड है, एक टेस्ट ट्यूब में NaOH है, जब आप मिलाते हो, है ना, तो यहां पर आप देखेंगे सल्फ्यूरिक एसिड एक एसिड है और NaOH एक बेस की कैटेगरी में है, यानी कि रिएक्शन एसिड एंड बेस का हो रहा है। हमने देखा था एसिड एंड बेस के रिएक्शन के दौरान हीट रिलीज होती है, यानी कि यहां पर टेम्परेचर चेंज हो रहा है। यहां पर जब रिएक्शन हुआ तो
हीट रिलीज हुई। तो ऐसा हो सकता है कि अगर केमिकल रिएक्शन हो रही है तो टेम्परेचर इंक्रीज भी हो जाएगा और हो सकता है डिक्रीज भी हो जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन कि एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक थोड़ी देर बाद आपको समझ में आ जाएगा। बस अभी के लिए आपको इतना समझना है कि अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है, जैसे कि यहां पर था सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड मिक्स कर दिया, हीट रिलीज हो गई, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, है ना, तो चेंज देखने को मिला टेम्परेचर में, है ना। तो रिएक्शन अगर हो रही है तो वहां पर टेम्परेचर चेंज हो सकता है। चलिए ये बात क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट बात पे आते हैं, चेंज इन स्टेट, यानी कि फिजिकल स्टेट चेंज हो रहा है। कैल्शियम कार्बोनेट है ना, एक केमिकल है जो कि सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। किस स्टेट में पाया जाता है? सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। जब आप इसे हीट करोगे, क्या करोगे, आप इसे हीट करोगे तो ये टूटेगा और आपको क्या देगा? कैल्शियम ऑक्साइड। ये भी सॉलिड स्टेट में है और साथ ही साथ CO2 गैस देगा। अब ये गैसीय फॉर्म में है। जब रिएक्शन हुई नहीं थी, हमारे पास इनिशियल सब्सटेंस कैल्शियम कार्बोनेट था जो कि सॉलिड स्टेट में था। आपने हीट किया, एक और सॉलिड प्रोडक्ट मिला कैल्शियम ऑक्साइड, लेकिन साथ ही साथ आपको गैस मिला। इनिशियली आपके पास गैस नहीं था, बट रिएक्शन होने के बाद आपको गैस मिल गया, यानी कि फिजिकल स्टेट चेंज हुई। तो ये देख के भी हमें पता लग सकता है कि यार यहां पर केमिकल रिएक्शन हो सकती है। तो चेंज इन स्टेट भी एक कैरेक्टरिस्टिक है किसकी? केमिकल रिएक्शन की। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं, है ना। फॉर्मेशन ऑफ गैस, मान लीजिए एक टेस्ट ट्यूब है, उसमें आपने एसिड लिया है, उस टेस्ट ट्यूब में एसिड था, उसमें आपने मेटल डाल दिया, जिंक ग्रेन्युअल डाल दिया, तो यहां पर मेटल और एसिड का रिएक्शन हुआ। और सबको पता होगा जिन्होंने वन शॉट देखा है सेकंड एंड थर्ड चैप्टर का, कि यार मेटल जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करता है सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बनता है। तो यहां से हाइड्रोजन गैस निकलेगा, यहां पर आया और यहां पे आपको हाइड्रोजन गैस बबल से निकलता हुआ मिलेगा। ये सोप सॉल्यूशन है तो बबल्स निकल रहे हैं। अब पास में अगर आपको इग्निशन सोर्स लेकर आएंगे तो हाइड्रोजन गैस का एक कन्फर्मेशन होता है, जो कि हमने सेकंड चैप्टर में भी देखा था कि इट बर्न्स विद पॉप साउंड। अगर आपको इग्निशन सोर्स यानी कि कुछ भी आग लेकर आते हो पास में, तो वो पॉप साउंड के साथ जलता है। तो ये हो गया हाइड्रोजन गैस का कन्फर्मेशन। बट एक चीज इंपॉर्टेंट है कि केमिकल रिएक्शन के दौरान हो सकता है गैस रिलीज हुई है। ये हमने दो जगह देख लिया था, है ना। पहला पिछले वाले रिएक्शन में भी गैस रिलीज हुई थी और इस वाले रिएक्शन में भी हमने देख लिया कि गैस रिलीज हुई है। चलिए तो ये चीज भी देख ली। अब बढ़ते हैं अगली कैरेक्टरिस्टिक की तरफ, जो कि है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, यानी कि रिएक्शन के दौरान प्रेसिपिटेट बन रहा है। आपके पास मान लीजिए दो क्लियर सॉल्यूशन है, आपने उन्हें मिक्स किया तो एक सॉलिड इनसॉल्युबल मास बन गया जो कि सॉल्यूशन में डिसॉल्व नहीं है। तो ये भी क्या है? एक कैरेक्टरिस्टिक किसकी? कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट आपके पास था, आपने KCl डाल दिया, है ना, आपको किसका प्रेसिपिटेट मिला? AgCl का। ये एक ऐसा सॉलिड इनसॉल्युबल मास होगा जो सॉल्यूशन में डिसॉल्व नहीं होगा, साथ ही साथ KNO3 यानी कि पोटेशियम नाइट्रेट मिल रहा होगा। इन डिटेल आगे बात करेंगे कि ये किस कैटेगरी में आ रहा है, लेकिन अभी अपने दिमाग में सिर्फ इतना डालना है कि दो क्लियर सॉल्यूशन थे, आपने मिक्स किया, आपको क्या बनता हुआ दिख गया? एक सॉलिड इनसॉल्युबल मास यानी कि एक प्रेसिपिटेट बनता हुआ दिख गया, यानी कि केमिकल रिएक्शन के दौरान प्रेसिपिटेट भी फॉर्म हो सकता है। चलिए ये चीज क्लियर है। इसके बाद आगे बात करेंगे। अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक खुल चुका है जो कि है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, है ना। यहाँ पे 5 टाइप्स आपको देखने को मिलेंगे और ये 5 यहां से क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में बनता ही है। तो सबका ध्यान अब तो यहां पर होना चाहिए, अगले 20-25 मिनट सबका ध्यान यहां होना चाहिए कि क्या चल रहा है ना, यहां पर क्या चल रहा है। तो सबसे पहली जो टाइप है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसके बाद हम बात करने वाले हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन की, देन हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, उसके बाद डिस्कशन होगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे, और आखिरी टाइप लास्ट बट नॉट द लिस्ट दैट इज रेडॉक्स रिएक्शन। यानी कि ये 5 टाइप हमें पढ़ने हैं, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड रेडॉक्स। स्टार्ट हम किससे करेंगे? स्टार्ट कॉम्बिनेशन से करेंगे। नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ चीजें कंबाइन हो रही होंगी। तो ऐसे केमिकल रिएक्शन जहां पे 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस कंबाइन हो रहे होंगे, जहां पे 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस कंबाइन हो रहे होंगे और एक सिंगल न्यू सब्सटेंस बना रहे होंगे, उस रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी कहेंगे या सिंथेसिस रिएक्शन कह देंगे। तो ऐसा केमिकल रिएक्शन जहां पर सिंगल सब्सटेंस बन रहा हो, 2 और 2 से ज्यादा सब्सटेंस जब कंबाइन हो रहे हो,
तो जब आपको आइडेंटिफाई करना है कि यार ये केमिकल रिएक्शन किस कैटेगरी में आ रही है, तो अगर प्रोडक्ट साइड में सिंगल सब्सटेंस है, रिएक्टेंट साइड में 2 से ज्यादा सब्सटेंस है, तो ये किस कैटेगरी में आ जाएगा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्लियर है ये बात? जनरल इक्वेशन क्या है कि दो एलिमेंट, दो कंपाउंड है ए एंड बी, है ना, दो सब्सटेंस है ए एंड बी, ये कंबाइन हुए और सिंगल सब्सटेंस ए बी बनाया। तो आपको रिएक्टेंट साइड में 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस देखने को मिल सकते हैं, बट प्रोडक्ट साइड में सिंगल ही सब्सटेंस देखने को मिलेगा। ये होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब इस रिएक्शन के दौरान यूजुअली ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट भी रिलीज होती है ना, यूजुअली हीट रिलीज होती है। अब देख लेते हैं आगे, है ना, बात को और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अब यार ये टाइप्स आ गए कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है। यार कॉम्बिनेशन हो रहा है सब्सटेंस का, अब वो दो सब्सटेंस या दो से ज्यादा सब्सटेंस एलिमेंट के साथ कंबाइन हो रहा होगा, या एलिमेंट कंपाउंड के साथ हो रहा होगा, या हो सकता है कंपाउंड के साथ कंबाइन हो रहा हो, है ना। वो सब्सटेंस किस कैटेगरी का है उससे हमने डिफरेंशिएट किया कि यार कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक तो हो सकता है कि जहां पे एलिमेंट कंबाइन हो रहे हो, एक हो सकता है जहां पर एलिमेंट और कंपाउंड कंबाइन हो रहे हो, और एक हो सकता है जहां पर कंपाउंड एंड कंपाउंड कंबाइन हो रहे हो। एग्जांपल से समझ लेते हैं इसे। फॉर एग्जांपल एलिमेंट का एलिमेंट के साथ देख लेते हैं। सोडियम का ऑक्सीजन के साथ जब हमने रिएक्शन कराया, है ना, जब सोडियम का मैंने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया या सोडियम का क्लोरीन के साथ रिएक्शन करा दिया, जब मैंने सोडियम का क्लोरीन के साथ कराया तो ये मेरे पास सोडियम था, ये मेरे पास क्लोरीन था, ये भी एलिमेंट और एक सिंगल कंपाउंड बना, एक सिंगल सब्सटेंस बना। आप देखो यहां पर रिएक्टेंट साइड में दो सब्सटेंस है कि नहीं? बोलोगे यस सर है। क्या वो दोनों सब्सटेंस एलिमेंट है कि नहीं? यस सर है ना। क्लोरीन भी एलिमेंट है, सोडियम भी एलिमेंट है, दो सब्सटेंस रिएक्ट करके सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। क्या कॉम्बिनेशन रिएक्शन है? कौन सा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है? जिसमें एलिमेंट और एलिमेंट कंबाइन कर रहा है। क्या ये चीज क्लियर हो गई? सोडियम का क्लोरीन के साथ ले लो या सोडियम का ऑक्सीजन के साथ ले लो, दोनों ही कॉम्बिनेशन की ही कैटेगरी में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं एलिमेंट का कंपाउंड के साथ। एलिमेंट का कंपाउंड के साथ सल्फर डाइऑक्साइड होता है। सल्फर डाइऑक्साइड ये क्या है? ये कंपाउंड की कैटेगरी में आ गया। किसकी कैटेगरी में आ गया? कंपाउंड की कैटेगरी में आ गया। अगेन ऑक्सीजन किसकी कैटेगरी में आएगा? एलिमेंट की कैटेगरी में आएगा। दो सब्सटेंस रिएक्ट कर रहे हैं, है ना, SO2 और O2, सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं SO3, है ना। तो ये किस रिएक्शन की कैटेगरी में आ रहा है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कैसा कॉम्बिनेशन? जहां पर एक एलिमेंट एक कंपाउंड के साथ कर रहा है, O2 एलिमेंट है और SO2 कंपाउंड है ना, और ये रिएक्ट करके एक सिंगल सब्सटेंस बना रहा है जो कि है SO3। अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की, जहां पर कंपाउंड एंड कंपाउंड रिएक्ट कर रहे हैं, जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड, है ना, जिसे क्विकलाइम भी कहा जाता है। CaO इसका केमिकल फॉर्मूला होता है। ये भी एक कंपाउंड है, H2O भी कंपाउंड है। ये दो सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं, एक सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे आप स्लेक लाइम भी कहते हैं। और इस रिएक्शन के दौरान काफी अमाउंट ऑफ हीट भी निकलती है। यूजुअली ऐसा कहा जाता है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में हीट निकलती है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हर कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हीट निकल रही है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ? कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करता है वाटर के साथ, यानी कि दो कंपाउंड आपस में कंबाइन होकर एक सिंगल सब्सटेंस बना रहे हैं, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया जहां पर दो कंपाउंड्स कंबाइन हो रहे हैं। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर एक चीज लिखी गई है कि यार जब ये रिएक्शन हुआ कैल्शियम ऑक्साइड का पानी के साथ, जब मैंने कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डाला, आप टच करके देखोगे यार वहां पे वो गर्म लगेगा क्योंकि हीट रिलीज हुई है। तो रिएक्शन में काफी ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हुई है, और ये मैं बार बार कह रहा हूं। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होती है उसे आप क्या बोलते हो? उसे आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हो। ऐसी रिएक्शन जिनमें हीट रिलीज होती है, रिएक्शन के दौरान प्रोडक्ट के साथ साथ अगर हीट भी मिल रही है, उसे आप क्या कहोगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहोगे। और कुछ एग्जांपल देखना है तो देख सकते हैं। कार्बन का जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुआ, कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुआ, क्या मिला आपको? CO2 मिला, है ना, और काफी ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट मिली। रेस्पिरेशन जो प्रोसेस होता है जिसमें ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, CO2 H2O के साथ एनर्जी मिलती है, वो भी एक्सोथर्मिक में आ रहा है। एक्सोथर्मिक में वो वाला क्राइटेरिया मत देखना कि यार रिएक्टेंट साइड दो होने चाहिए, प्रोडक्ट साइड एक, नहीं। एक्सोथर्मिक ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनमें प्रोडक्ट के साथ साथ आपको हीट भी मिल रही है। तो अब तक दो चीजें मैंने केमिकल रिएक्शन वालों में देख ली। पहली कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, उसकी जो कैटेगरीज थी, एंड एक्सोथर्मिक। ये मेरा क्लियर है।
इसके बाद मेरी गाड़ी को मैं जल्दी से आगे बढ़ाता हूं और अब मैं समझने की कोशिश करूंगा डीकंपोजिशन रिएक्शन। नाम से समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है? कोई चीज डीकंपोज हो रही होगी, उसे आप क्या बोलोगे? डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो क्या हो रहा है डीकंपोजिशन रिएक्शन में? ये एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है जहां पर एक सिंगल कंपाउंड कन्वर्ट हो रहा होगा दो या दो से ज्यादा सिंपलर सब्सटेंस में। अब एक चीज समझिए, जब सिंगल कंपाउंड मान लीजिए टूट रहा है दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस में, तो टूटने के लिए आपको एनर्जी भी देनी पड़ेगी, और ये एनर्जी आप किस फॉर्म में देते हो वो डिसाइड करता है ये किस टाइप का डिकंपोजिशन रिएक्शन है। अगर आपने एनर्जी हीट के फॉर्म में दी है तो ये अलग डिकंपोजिशन रिएक्शन होगा, लाइट के फॉर्म में दी है तो अलग कैटेगरी ऑफ डिकंपोजिशन रिएक्शन होगा, और इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में दी है तो अलग फॉर्म ऑफ डिकंपोजिशन रिएक्शन होगा। यानी कि एक चीज समझ में आ गई कि डिकंपोजिशन रिएक्शंस में मोस्टली आपको एनर्जी देनी पड़ती है, कंपलसरी नहीं है ना, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, लेकिन मोस्टली डिकंपोजिशन रिएक्शन कराने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ती है, और ऐसे रिएक्शन को एंडोथर्मिक बोलते हैं, जो थोड़ी देर में समझेंगे। अभी बस इतना समझना है कि डिकंपोजिशन रिएक्शन क्या होता है, कि यार एक कंपाउंड टूट रहा है, दो या दो से ज्यादा सिंपलर सब्सटेंस देगा आपको, है ना, और ये रिएक्शन करवाने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, आइदर हीट के फॉर्म में दे दो, लाइट के फॉर्म में दे दो, और इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में दे दो। तो ये कुछ जनरल इक्वेशन है कि एक सिंगल रिएक्टेंट है, टूट रहा है, जब आप क्या प्रोवाइड करोगे? जब आप एनर्जी प्रोवाइड करोगे, तो ये दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस में टूट रहा होगा। अब यहां पर इसके टाइप्स देख लेते हैं। किसके टाइप्स देख लेते हैं? डिकंपोजिशन रिएक्शन के टाइप देख लेते हैं। थर्मल डिकंपोजिशन, इलेक्ट्रोलिटिक डिकंपोजिशन और फोटोलिटिक डिकंपोजिशन, है ना। तो यहां पे लाइटिक का मतलब होता है तोड़ना, है ना। थर्मल का मतलब क्या है? थर्मल डिकंपोजिशन रिएक्शन, थर्मल का मतलब क्या है? थर्मल का मतलब है कि आप एनर्जी हीट के फॉर्म में दे रहे हो। एक ऐसा डिकंपोजिशन रिएक्शन जहां पर डिकंपोज करवाने के लिए, सिंगल सब्सटेंस को तोड़ने के लिए एनर्जी हीट के फॉर्म में दे रहे हो, है ना। इलेक्ट्रोलिटिक में आप एनर्जी इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में दे रहे हो, और फोटोलिटिक डिकंपोजिशन में आप एनर्जी लाइट के फॉर्म में दे रहे हो, यानी कि वहां पर लाइट एनर्जी का यूज किया गया है। सबसे पहली बात की जाएगी थर्मल डिकंपोजिशन रिएक्शन की, यानी कि एक ऐसा टाइप ऑफ डिकंपोजिशन रिएक्शन जहां पर आप एनर्जी किस फॉर्म में दे रहे हो? जो एनर्जी हमें उस कंपाउंड को तोड़ के सिंपलर सब्सटेंस में बनाना है, वो एनर्जी मैं हीट के फॉर्म में दे रहा हूं। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट मैंने हीट किया, मुझे क्या मिला? कैल्शियम ऑक्साइड और CO2। तो यहां पर एनर्जी मैंने हीट के फॉर्म में दी। और यहां पे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं जो एनसीईआरटी में दिए गए हैं। थर्मल डिकंपोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट। अब फेरस सल्फेट क्रिस्टल को समझना, नॉर्मली ये किस फॉर्म में पाए जाते हैं? हाइड्रेटेड फॉर्म में, यानी कि FeSO4.7H2O, है ना। इनमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होता है, और ये किस कलर के होते हैं? ग्रीन कलर के होते हैं। जब आप इस फेरस सल्फेट को हीट करते हो तो सबसे पहले तो ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज करता है, और ग्रीन कलर से क्या कलर में आ जाता है? व्हाइट आ जाता है। फिर आपने फर्दर इसे हीट किया तो आपको क्या मिला? फेरिक ऑक्साइड, ये रेडिश ब्राउन कलर का होगा, और साथ ही साथ आपको दो गैसेस मिलेंगी, सल्फर ऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो यहां पर ऑब्जर्वेशंस क्या देखने को मिली? जब आपने हीट किया तो कलर पहले क्या था? ग्रीन। जब आपने हीट किया तो जो हाइड्रेटेड फॉर्म में फेरस सल्फेट था वो टूटता है और एनहाइड्रस फॉर्म में आता है। FeSO4.7H2O से वो सिर्फ FeSO4 के फॉर्म में आता है। ये एनहाइड्रस फॉर्म है जो कि व्हाइट कलर का होता है। आपने अभी भी हीट देना चालू रखा, जब आपने और हीट दी तो ये रेडिश ब्राउन कलर का हो गया, क्योंकि यहां पर फेरिक ऑक्साइड यानी कि Fe2O3 बना, और साथ साथ में आपको दो गैसेस मिली, यानी कि SO2 और SO3, जिसकी पंजेंट स्मेल आ रही थी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसका जो कलर चेंज है वो काफी इंपॉर्टेंट है एज पर द बोर्ड्स, है ना। अगर बोर्ड्स को मान ले तो उसमें आ सकता है। और यहां पर ये वाला लेड नाइट्रेट का, इसके डायग्राम्स आ जाते हैं, इसका जो फिगर है ना वो आ जाता है, और वहां पर ब्राउन फ्यूम को हाईलाइट किया जाता है ना। लेड नाइट्रेट को जब आप हीट करोगे आपको लेड ऑक्साइड मिलेगा और NO2 का ब्राउन फ्यूम। जब भी ऐसा कहा जाए कि रिएक्शन के दौरान ब्राउन फ्यूम निकला है, एक बार देख लेना भैया, वहां पर NO2 हो सकता है, चमकना चाहिए,
है ना। ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सब्सटेंस एक्स इज हीटेड, है ना, ये गैस वाई निकली, ये गैस का स्मेल कैसा था, ये गैस पंजेंट स्मेल था, है ना, और ब्राउन फ्यूम्स थे, तो काफी कहा जाता है इसके बारे में, है ना। तो ये ब्राउन फ्यूम आपको याद होना चाहिए कि यार लेड नाइट्रेट जब डिकम्पोज होगा तो लेड ऑक्साइड मिलेगा, है ना, और ब्राउन फ्यूम मिलेंगे। ठीक है, चलिए ब्राउन फ्यूम किसके मिले आपको, NO2 के, और साथ ही साथ ऑक्सीजन गैस मिल रही है, और ये जो NO2 है उसकी एक पंजेंट स्मेल भी होती है। क्या इतनी बात आपको क्लियर है? क्या ये चीज क्लियर हो चुकी है ना। तो ये एग्जांपल थर्मल डिकम्पोजिशन में इंपॉर्टेंट थे। उसके बाद आते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन में। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन में सब्सटेंस को तोड़ने के लिए जो एनर्जी देनी होती है वो आप करंट के फॉर्म में देते हो, है ना। तो एनर्जी आप किस फॉर्म में दे रहे हो, इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में दे रहे हो, जो कंपाउंड को तोड़ने के लिए चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, लाइसिस का मतलब तोड़ना, इलेक्ट्रो मींस करंट, करंट की मदद से वाटर को आपने तोड़ा, पानी था, पानी को आपने तोड़ा, है ना, यहां पर आपने क्या पास किया, करंट पास किया, आपको क्या मिला प्रोडक्ट में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, यहां पर आपने कुछ डाइल्यूट एसिड भी डाला, तो आप देखोगे कि वहां पर दो इलेक्ट्रोड होंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव में आपको कौन सा मिल रहा होगा, गैस, वहां पे ऑक्सीजन गैस मिल रहा होगा, और नेगेटिव इलेक्ट्रोड यानी कि अगर मैं कैथोड की बात करूं, वहां पे कौन सा गैस मिल रहा होगा, हाइड्रोजन। कैथोड पे H2 और एनोड पे O2। एक सिंपल सी बात है कि आपका H2O जो है वो आयन में टूटेगा, दो आयन्स बनेंगे, एक H+ और एक OH-। अगर ये पॉजिटिव आयन है तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा, कैथोड की तरफ जाएगा, H2 मिलेगा, है ना। ये नेगेटिव आयन है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा, वहां पे आपको O2 मिलेगा। और यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है कि जो हाइड्रोजन का अमाउंट मिलता है वो दुगना होता है जितना आपको ऑक्सीजन का अमाउंट मिला है। कि अगर मान लीजिए ऑक्सीजन आपको x अमाउंट में मिला है तो हाइड्रोजन 2x अमाउंट में मिलेगा, है ना। ये इंपॉर्टेंट है, और किस इलेक्ट्रोड में कौन सा गैस मिल रहा है ये इंपॉर्टेंट है। चलिए, और मान लीजिए आपको ऐसा बोल दिया जाए कि आप पता कैसे करेंगे, तो यार एक तो अमाउंट देख के, दूसरा क्या है यार, जला दो दोनों गैसेस को, एक पॉप साउंड के साथ बर्न होगा, है ना, और एक कंबशन को सपोर्ट करेगा, तो आपको पता चल जाएगा कि हाइड्रोजन कौन सा है और ऑक्सीजन कौन सा है। तो ये कुछ सेटअप होता है, यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड हैं, है ना, ये एक पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है ना, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपने जैसे ही करंट पास की, टूटा आयंस में H+ और OH- यहाँ आए और आपको एनोड पे क्या मिला, ऑक्सीजन गैस, कैथोड पे क्या मिला आपको, हाइड्रोजन गैस, है ना। और जो अमाउंट है ऑक्सीजन गैस का वो आधा होगा एज कंपेयर टू हाइड्रोजन गैस, यानी कि हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन का जब रेशियो लोगे तो वो कितना आएगा, 2:1 का आएगा। क्यों आएगा भैया 2:1 का, क्योंकि अगर मैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन देखूं तो इसके 2 मोल जब डिकम्पोज होते हैं तो इसके 2 मोल मिलते हैं, यानी कि वाटर के अगर 2 मोल डिकम्पोज होते हैं, हाइड्रोजन के 2 मोल मिलते हैं और ऑक्सीजन का 1 ही मोल मिलता है ना। फॉर एवरी 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर आपको 2 मॉलिक्यूल मिलता है हाइड्रोजन का और 1 ही मॉलिक्यूल मिलता है ऑक्सीजन का, और यही रीजन होता है कि क्यों आपको हाइड्रोजन का वॉल्यूम दुगना मिल रहा है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज थी, वो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, वो आपको पता होना चाहिए। रेशियो क्या होता है, चाहे हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन पूछ ले या ऑक्सीजन इज टू हाइड्रोजन पूछ ले, तो उल्टा हो जाएगा, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जो कि है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन एक ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जिसमें आप एनर्जी किस फॉर्म में दे रहे हैं, एनर्जी आप लाइट के फॉर्म में दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल AgCl एक व्हाइट कलर का कंपाउंड है, जब आपने सनलाइट दिया, Hv लिखा है यानी कि लाइट एनर्जी दे रहे हैं, तो ये टूट के आपको क्या देगा, Ag, यानी कि कलर चेंज हो जाएगा व्हाइट से ग्रे, और साथ ही साथ आपको क्लोरीन गैस मिलेगी। यहाँ पे ऑब्जर्वेशन क्या है कि सिल्वर क्लोराइड को जब आपने एक्सपोज किया सनलाइट से तो वहां पर ग्रे कलर का सिल्वर मेटल बना और क्लोरीन गैस भी मिला, है ना। तो कलर चेंज कैसे हो रहा है, व्हाइट से ग्रीन। तो जो AgCl टूट रहा है, टूटने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो लाइट के फॉर्म में मिल रही है। अब ये देखिए, आपको पता करना है डिकम्पोजिशन है, देख लीजिए, रिएक्टेंट साइड सिंगल सब्सटेंस दिखेगा, प्रोडक्ट साइड एक से ज्यादा दिखेंगे, है ना, 2 से ज्यादा दिखेंगे। तो ये काइंड ऑफ डिकम्पोजिशन जो है वो उल्टा है, किसका, कॉम्बिनेशन का। वहां पे प्रोडक्ट साइड में सिंगल सब्सटेंस दिखता था, यहां पे रिएक्टेंट साइड में सिंगल सब्सटेंस दिखता है। क्लियर है ये बात। चलिए
अगर डिकम्पोजिशन क्लियर है ना, जहां पर डिकम्पोजिशन वाला पार्ट जब क्लियर है तो अब हम एक और बात डिस्कस कर लेते हैं जो कि है एंडोथर्मिक रिएक्शन। हमने देखा कि यार डिकम्पोजिशन रिएक्शन कराने के लिए एनर्जी देनी पड़ रही है, तो ऐसे केमिकल रिएक्शंस जिनमें रिएक्शन कराने के लिए एनर्जी आपको देनी पड़ रही है तो वो किस कैटेगरी में आ जाएंगे? एंडोथर्मिक रिएक्शन आप दे रहे हो, जैसे N2 और O2 रिएक्ट करके NO बना रहे हैं तो यहां पर हीट आपने प्रोवाइड की, तो ऐसे रिएक्शन जहां पर रिएक्शन होने के लिए एनर्जी हीट देनी पड़ रही हो वो हो जाते हैं एंडोथर्मिक। नाउ आपके पास एक क्लियर आइडिया है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती हैं और एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं। चलिए, अगर ये क्लियर है तो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें इसमें से बताना है कौन सा रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी कि प्रोडक्ट साइड में सिंगल सब्सटेंस, रिएक्टेंट साइड में दो या दो से ज्यादा हो सकते हैं। तो भैया ये हो सकता है ना, ये हो सकता है, ये हो सकता है ना, और ये भी हो सकता है। सब में आप देखोगे रिएक्टेंट साइड में कितने दिख रहे हैं? दो दिख रहे हैं, है ना, और प्रोडक्ट साइड में सिर्फ एक एक ही दिख रहा है, यानी कि ऑल ऑफ दीस होगा। क्या होगा? ऑल ऑफ दीस। चलिए आगे बात करते हैं। When a magnesium ribbon is burnt in air, the ash form is, किसका ऐश बनता है और कलर क्या होता है? A yellow, B white, C black, D grey। हमने देखा था यार, जब मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हो यानी कि आप मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा रहे हो और वहां पर डेजलिंग व्हाइट फ्लेम मिलता है और व्हाइट कलर का पाउडर मिलता है, किसका? मैग्नीशियम ऑक्साइड का। यानी कि करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन बी, यानी कि आपको है ना MgO का मिल रहा है। चलिए आगे बात करते हैं। जब वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस होता है ना, डिकम्पोजिशन होता है, तो जो मोल रेशियो होता है हाइड्रोजन इस टू ऑक्सीजन का, वो रेशियो क्या होता है? तो हमें पता है यार, रेशियो होता है 2:1 का। अगर मैं हाइड्रोजन इस टू ऑक्सीजन की बात कर रहा हूं, है ना, ध्यान से देख लेना, क्वेश्चन में हाइड्रोजन इस टू ऑक्सीजन पूछा है तो ही 2:1 बोलना, जल्दी से नहीं सिर्फ क्वेश्चन की हेडलाइन देखी और 2:1 कर दिया। ऑक्सीजन इस टू हाइड्रोजन पूछा है तो वो 1:2 हो जाएगा, है ना। यहां पर हाइड्रोजन इस टू ऑक्सीजन पूछा है तो रेशियो क्या होगा? 2:1 हो जाएगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं, है ना। Which type of chemical reaction take place when electricity is passed through water? यानी कि वाटर को इलेक्ट्रिसिटी पास करके तोड़ रहे हो, एक सिंगल सब्सटेंस को तोड़ के दो सिंपलर सब्सटेंस बना रहे हो और एनर्जी आपने करंट के फॉर्म में दी है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। और क्योंकि आपने एनर्जी करंट के फॉर्म में दी है, कौन सी कैटेगरी ऑफ डिकम्पोजिशन है? वो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, और सॉरी ऑप्शन बी, है ना, ऑप्शन बी डिकम्पोजिशन। और डिकम्पोजिशन में भी कौन सा? इलेक्ट्रोलाइटिक। अब उसके बाद बात कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, कि क्या होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्या समझता हूं मैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक ऐसी कैटेगरी ऑफ रिएक्शन होती है जिसमें एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसी के कंपाउंड से डिस्प्लेस करता है ना। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? एक ऐसी रिएक्शन जहां पर ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसी के कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है। और ये रिएक्शन भी एक्सोथर्मिक होती है क्योंकि हीट रिलीज होता है, और ये भी एक टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन है। रेडॉक्स थोड़ी देर बाद समझ लेंगे, बट अभी तक इतना समझ में आना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि एक ऐसा रिएक्शन जिसमें एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसी के कंपाउंड से निकाल देगा, है ना, और हीट भी यहां पर रिलीज होगी। तो कैसा रिएक्शन हो गया? एक्सोथर्मिक की कैटेगरी में भी आएगा। यहां देख रहे हैं कंपाउंड है ए बी, यहाँ पे एक एलिमेंट है सी, ये क्या करेगा? ये ए से ज्यादा रिएक्टिव है, तो ए का ही कंपाउंड था वो ए बी, सी ने उसको हटा दिया, अपना बना लिया कंपाउंड सी बी, और ए आपको अलग से मिला, है ना, है ना। तो एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट एक कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसी के सॉल्ट सॉल्यूशन से हटा देगा। थर्ड चैप्टर में ये चीज हमने देखी थी कि अगर आप किसी मेटल को दूसरे मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन में रखोगे और वो मेटल अगर रिएक्टिव है तो वो लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा, है ना। चलिए एग्जांपल्स देख लेते हैं, एग्जांपल्स देख लेते हैं, है ना। एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहां पर एक एग्जांपल है हमारे पास कि जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, है ना। जिंक मेटल को जब आपने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में रखा, रिएक्टिविटी अगर आप देखते हैं तो जिंक की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू कॉपर। कॉपर सल्फेट जो कि ब्लू कलर का था, है ना, कॉपर का वो सॉल्यूशन था, लेकिन जिंक ज्यादा रिएक्टिव है तो उस सॉल्यूशन में से जिंक कॉपर को हटाएगा, अब वो खुद का सॉल्यूशन बनाएगा, यानी कि जिंक सल्फेट बनाएगा। ये वो वाली बात है ना कि भैया पहले इस एरिया का दादा ये था, फिर मैं आ गया, अब भैया मैं ज्यादा दमदार हूं, मैं इसको हटाऊंगा और अब एरिया का दादा कौन बन जाएगा? मैं बन जाऊंगा।
ठीक उसी तरीके से कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था, लेकिन जैसे ही जिंक मेटल को डाला, जिंक ने उसे क्या किया, कॉपर को डिस्प्लेस किया, सॉल्यूशन जिंक सल्फेट का बन गया। तो कलर चेंज होगा, क्योंकि कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का था, जिंक सल्फेट कलरलेस होता है। अब जो जिंक मेटल की स्ट्रिप होगी उसमें कॉपर डिपॉजिट होता हुआ दिखेगा। तो रिएक्शन कैसी दिख रही है, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट और कॉपर देगा, है ना। तो जो ब्लू कलर होगा कॉपर सल्फेट का वो फेड होगा, और रेडिश ब्राउन कलर जो है वो जो जिंक स्ट्रिप आपने डाली थी उस पर डिपॉजिट होता हुआ दिखेगा, और रिएक्शन में हीट रिलीज हो रही है। तो ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन की कैटेगरी में आएगा। अब भैया मुझे कैसे पता चलेगा कि यार कौन सा मेटल रिएक्टिव है, कौन सा मेटल कम रिएक्टिव है, कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है? उसके लिए एक सीरीज बनाई गई है जिसे कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज में मेटल को डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी आप अरेंज करते हो, यानी कि जो सबसे ऊपर वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव, जो नीचे आ रहा है वो उससे कम, जो नीचे आ रहा है वो उससे और कम, जो नीचे आ रहा है वो उससे और कम, और जो सबसे नीचे आ रहा है वो सबसे कम होगा, है ना। जैसे कि यहाँ पे प्लेटिनम सबसे नीचे आ रहा है तो वो सबसे कम रिएक्टिव होगा। तो यहां से पोटेशियम ऊपर है तो पोटेशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो इस सीरीज में जो मेटल जितना ऊपर है वो उतना ज्यादा रिएक्टिव है। और हाइड्रोजन यहां देख रहे होंगे, हाइड्रोजन से जितने भी मेटल ऊपर हैं वो क्या करेंगे, एसिड के साथ रिएक्ट करके H2 बनाएंगे। ऑलरेडी बता चुका हूं, है ना। चलिए, तो रिएक्टिविटी सीरीज समझ में आ गई। ये रिएक्टिविटी सीरीज याद करने के लिए एक ट्रिक है, काका ने कार में, काका स्टैंड फॉर पोटेशियम, ये आपका सोडियम हो गया, कार यानी कि Ca कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, देन आएगा आपका जिंक, जिंक के बाद आपका आ जाएगा आयरन, आयरन के बाद आएगा आपका लेड, देन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद देन कॉपर, है ना, कॉपर आ जाएगा, देन हम से मर्क्यूरी, H से मर्क्यूरी आ जाएगा, देन सिल्वर, देन गोल्ड, है ना। तो जो भी इंपॉर्टेंट मेटल्स है वो यहां पर ट्रिक में मैंने इंक्लूड कर लिए हैं। तो इससे आपको याद हो जाएगी रिएक्टिविटी सीरीज, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है। अगर ज्यादा रिएक्टिव मेटल को लेस रिएक्टिव मेटल के सॉल्यूशन में डालोगे तभी वो डिस्प्लेस करेगा। लेट से अगर मैंने कॉपर को डाल दिया होता जिंक सल्फेट में, कॉपर लेस रिएक्टिव है तो वो जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। यहां पर आपको कोई रिएक्शन होती हुई नहीं दिखेगी, लिख दीजिए नो रिएक्शन, है ना। तो उसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी बहुत जरूरी है ना। चलिए आगे बात कर लेते हैं, है ना। ये चीज डिस्कस हो चुकी है। अब बात कर लेते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, कि क्या होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जहां पर दो कंपाउंड के बीच में आयन एक्सचेंज हो रहे हो और नया कंपाउंड बन रहा हो। एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जहां पर कंपाउंड के बीच में आयंस का आदान प्रदान हो रहा हो, इसका आयन यहां चला गया, इसका आयन यहां चला गया, ये हो गया, है ना। यहां से ये यहां आ गए, यहां से ये यहां चले गए, है ना। ऐसा होता है ना यार, पॉलिटिकल पार्टीज में होता है, बीजेपी का कांग्रेस में चला जाता है, कांग्रेस वाला बीजेपी में चला जाता है। पहले वो इसको गाली दे रहे थे, अब वो इसको गाली दे रहे होंगे, है ना। तो यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट में भी यही चलता रहता है ना। यहां से आयन यहां चला जाता है, यहां से आयन यहां आ जाता है। क्लियर है। तो यहां पे जनरल इक्वेशन देखेंगे, अभी बी किसके साथ है ना, बी ए के साथ है, फिर बी किसके साथ चली जाती है, सी के साथ, और सी के साथ जो डी था वो ए के साथ आ जाता है। यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है जहां पर आयंस का आदान प्रदान हो रहा है कंपाउंड्स के बीच में। चलिए, है ना, इसके टाइप्स देख लेते हैं। इसके 3 कैटेगरीज हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और गैस फॉर्मिंग रिएक्शन। सबसे पहली बात कर लेते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की, है ना। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन उन बच्चों को पता होगा यार जिन्होंने सेकंड चैप्टर की वीडियो देख रखी है ना। ये एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है जहां पे एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन होता है, और जब भी एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन होता है मेरे दिमाग से क्या निकलता है कि प्रोडक्ट में सॉल्ट एंड वाटर बनेगा। और यहां पे ये डबल डिस्प्लेसमेंट की कैटेगरी में भी आता है, क्योंकि आयंस का एक्सचेंज हुआ है। आयन का क्या हुआ है, एक्सचेंज हुआ है। Cl अब Na के पास आया है, OH यहां से H के पास गया, यहां पर H2O बना और यहां पे NaCl बना। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी क्या है, एक टाइप का डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्योंकि वहां पर आयंस का एक्सचेंज हुआ। तो डबल डिस्प्लेसमेंट में ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आयन का एक्सचेंज हो रहा है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का, तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है जहां पर प्रेसिपिटेट यानी कि एक सॉलिड इनसॉल्युबल मास बन रहा होगा। तो ये एक ऐसा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जहां पर दो
कंपाउंड रिएक्ट करते हैं, आयंस का एक्सचेंज होता है और एक सॉलिड इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनता है जिसे आप प्रेसिपिटेट कहते हैं, है ना। तो यहां पर आयंस का एक्सचेंज हुआ और एक ऐसा कंपाउंड बना जो सॉल्यूशन में सॉल्युबल नहीं है, इनसॉल्युबल है, जिसे प्रेसिपिटेट का नाम दिया। एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लीजिए मैंने लेड नाइट्रेट, है ना, लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन, ये क्लियर सॉल्यूशन था, पोटेशियम आयोडाइड मिलाया, ये भी क्लियर सॉल्यूशन है। जब आप रिएक्ट करोगे तो यहां पे आपको लेड आयोडाइड मिलेगा, ये इसकी येलो पीपीटी मिलेगी, है ना, येलो पीपीटी मिलेगी, और साथ ही साथ आपको पोटेशियम नाइट्रेट मिल रहा होगा। तो ये क्या है, ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की कैटेगरी में आता है। कौन सा डबल डिस्प्लेसमेंट, ये आ जाता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे लेड आयोडाइड की येलो पीपीटी बनती है ना, ब्राइट येलो पीपीटी बन रही होती है। क्लियर है बात यहां तक। अब चलते हैं तीसरी कैटेगरी ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो कि है गैस फॉर्मेशन रिएक्शन। यहाँ पे इनिशियली आपके पास गैस नहीं थी, रिएक्शन होने के बाद आपको गैस मिली। तो ये एक ऐसी कैटेगरी ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जहां पर इनिशियली गैस नहीं थी लेकिन प्रोडक्ट में आपको गैस देखने को मिल रहा है। और ये किस कैटेगरी ऑफ रिएक्शन है, जहां पे रिएक्शन, यहां पे देख सकते हैं मेटल बाइकार्बोनेट और एसिड के बीच में हो रहा है। तो रिएक्शन अगर मेटल बाइकार्बोनेट या मेटल कार्बोनेट का एसिड के साथ होगा तब आपको देखने को मिलेगा वहां पर एक गैस रिलीज हो रही है। हमने पढ़ा था बाइकार्बोनेट या कार्बोनेट, मेटल बाइकार्बोनेट या मेटल कार्बोनेट का जब रिएक्शन होता है एसिड के साथ, प्रोडक्ट हमेशा सॉल्ट वाटर और साथ साथ में CO2 गैस मिलता है। तो ये किस में आ जाता है, गैस फॉर्मिंग रिएक्शन। ये भी एक कैटेगरी ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही है ना, एक टाइप ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ये आ जाएगा। तो अब तक अपने 4 हो गए हैं, कॉम्बिनेशन देख लिया, डिकम्पोजिशन देख लिया, डिस्प्लेसमेंट देख लिया एंड डबल डिस्प्लेसमेंट देख लिया, और सबका एकदम डिटेल में देखा, टाइप वाइप सब कुछ देख लिया, है ना, हर एक चीज देख लिया अपन ने। तो भैया काफी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर कौन सा प्रेसिपिटेट का कौन सा कलर रहेगा, कैसे पता चलेगा। लिस्ट ले आए हैं भैया, काफी अच्छे तरीके से लिखा है। बेरियम सल्फेट है तो व्हाइट कलर का, AgCl है व्हाइट कलर का, PbI2 लेड आयोडाइड है येलो कलर का, कैल्शियम कार्बोनेट व्हाइट, कॉपर सल्फाइड CuS है ना, कॉपर सल्फाइड ये आ जाएगा आपका ब्लैक कलर का, है ना, ये आ जाएगा आपका ब्लैक कलर का, लेड सल्फेट PbSO4 व्हाइट कलर का, कॉपर हाइड्रोक्साइड ये आ जाएगा ब्लू कलर का, है ना। तो ये याद कर लो, मोर देन इनफ है, इन कंपाउंड्स के कलर याद कर लो, आपको पता चल जाएगा भैया। कभी भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ये कंपाउंड बना है इस कलर का है, तो कलर से लेकर भी आपको आइडिया आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात को आगे बढ़ाते हैं, है ना, अब बात को हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, यहाँ पे किसकी बात करेंगे, एक रिएक्शन दे रखा है, अब हमें बताना है ये रिएक्शन किस कैटेगरी ऑफ रिएक्शन में आता है। तो अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ Fe2O3 Al के साथ रिएक्ट करता है और क्या बना रहा है, Al2O3 और Fe बना रहा है। अब यहाँ मैं देखता हूँ यार कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन में तो नहीं आएगा, क्योंकि दोनों साइड दो सब्सटेंस है, तो ना ये हो सकता है ना डिकम्पोजिशन हो सकता है। यहाँ पे देखेंगे एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है, आयरन को डिस्प्लेस कर रहा है, Al2O3 बना रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की कैटेगरी में आएगा, यानी कि ऑप्शन डी की कैटेगरी में ये आ रहा होगा। क्लियर है ये बात। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। अब यहां पर एक क्वेश्चन दे रखा है, एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है किसके बीच में, पोटेशियम आयोडाइड एंड एक्वस लेड नाइट्रेट के बीच में, जहां पे येलो प्रेसिपिटेट बन रहा है लेड आयोडाइड का। जब आपने परफॉर्म की एक्टिविटी को, तो अगर मान लीजिए लेड नाइट्रेट नहीं है तो मैं क्या लूंगा, मैं एक ऐसी चीज लूंगा जिससे मुझे लेड मिले, लेकिन वो ऐसी चीज होनी चाहिए जो सॉल्युबल होनी चाहिए। मैं क्लियर सॉल्यूशन ही लेता हूं, है ना। जब आप रिएक्ट करा रहे हो सॉल्यूशंस को, दोनों सॉल्यूशन क्लियर होने चाहिए। तो यार इनमें तो लेड है नहीं, तो ये तो मैं लूंगा नहीं, है ना, इनमें तो लेड है नहीं। अब ये ले सकता हूं लेड सल्फेट या लेड एसिडेट, बट ये ऑलरेडी इनसॉल्युबल है, तो मैं किसको लूंगा, लेड एसिडेट, बिकॉज मुझे एक क्लियर सॉल्यूशन चाहिए, है ना। क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं। अब बात कर लेते हैं रेडॉक्स रिएक्शन की, है ना। रेडॉक्स रिएक्शन एक आखिरी टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है। ये देख लेते हैं कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है ना। सबसे पहली चीज हम देख लेते हैं रेडॉक्स रिएक्शन में कि ये 2 पार्ट से बना हुआ है, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। किससे बना हुआ है, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन से। यहां पर अगर आप देखोगे कि रिडक्शन क्या होता है और ऑक्सीडेशन क्या होता है, तो रिडक्शन के लिए आपने डिफाइन कर रखा है कि जब किसी सब्सटेंस में या तो हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा हो या फिर ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा हो, तो हम कहेंगे उसका रिडक्शन हो रहा है।
दोनों में से कोई भी एक हो सकता है, या तो हाइड्रोजन को ऐड करा दो या तो ऑक्सीजन को रिमूव करा दो। दोनों केसेस में आप क्या बोलोगे, सब्सटेंस का रिडक्शन हो रहा है। ऑक्सीडेशन के लिए आपने डिफाइन कर रखा है, या तो ऑक्सीजन को ऐड करा दो या तो हाइड्रोजन को रिमूव करा दो, है ना। रिडक्शन में हाइड्रोजन का एडिशन है और ऑक्सीजन का रिमूवल, और ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का एडिशन है और हाइड्रोजन का रिमूवल। जैसे कि कॉपर ऑक्साइड है एंड H2, मैं हमेशा रिएक्टेंट साइड वालों का बताऊंगा कौन ऑक्सीडाइज हुआ है कौन रिड्यूस हुआ है। तो यहाँ CuO है और H2 है, CuO से मुझे क्या मिल रहा है, Cu मिल रहा है, तो यहाँ से ऑक्सीजन हट रहा है, यानी कि इसका क्या हो रहा होगा, रिडक्शन हो रहा होगा। और यहाँ पे H2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड होके वाटर बन रहा है, तो H2 का क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन। तो मैं रिएक्टेंट साइड में देखूंगा और वहां पे बोलूंगा इस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन और इसका रिडक्शन हो रहा है। अब वो पता करने के लिए मुझे प्रोडक्ट साइड देखना पड़ेगा कि भाई इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, रिमूव हो रहा है, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, रिमूव हो रहा है, वो देख के मैं बताऊंगा कि यार ये ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन। बट एक चीज समझना, जहां ऑक्सीडेशन हो रहा होगा वहां रिडक्शन भी हो रहा होगा। तो रेडॉक्स रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जहां पर रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन एक ही टाइम पर हो रहा होगा। रेडॉक्स रिएक्शन एक ऐसी कैटेगरी ऑफ केमिकल रिएक्शन है जहां पर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एक ही साथ हो रहा होगा। ये चीज क्लियर है ना। रिडक्शन कब डिफाइन करोगे वो क्लियर है, ऑक्सीडेशन कब डिफाइन करोगे वो क्लियर है। चलिए अब बात को आगे बढ़ाते हैं, कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन सल्फाइड, है ना, जैसे कि हाइड्रोजन सल्फाइड H2S और क्लोरीन का रिएक्शन हो रहा है ना, H2S और क्लोरीन का रिएक्शन हो रहा है। तो यहां पर आप देखोगे कि हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, यानी कि H2S का क्या हो रहा होगा, H2S का यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, है ना, H2S का यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। यहां मैं देख रहा हूं Cl2 में H का एडिशन हो रहा है, यानी कि हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, तो मैं क्या कहूंगा कि क्लोरीन का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ऊपर वाले में H2S में हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा था, मैंने कहा उसका ऑक्सीडेशन हो गया, क्योंकि मैंने डिफाइन कर रखा था ऑक्सीजन का एडिशन या हाइड्रोजन का रिमूवल। यहाँ हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ, मैंने बोल दिया सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ। Cl2 में ऐड हो रहा है, मैंने बोल दिया सब्सटेंस रिड्यूस हुआ। सेम यहां देखोगे जिंक ऑक्साइड का जब कार्बन के साथ हो रहा है, कार्बन CO बना रहा है, ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, मैंने बोला कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है। ZNO से जिंक बन रहा है, जिंक ऑक्साइड से जिंक बन रहा है, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, मैंने बोल दिया क्या हो रहा है यहाँ पर, रिडक्शन। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे रिमूव हो रहा है और वो रिडक्शन की कैटेगरी में आता है। तो अब मैं ये तो बता पाऊंगा, ये बताने में सक्षम होऊंगा कि किस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है और किस सब्सटेंस का रिडक्शन हो रहा है। इसके बाद अब बात कर लेते हैं एक और एग्जांपल की, जहां पर H2 और F2 बना के मिलके HF बना रहे हैं। ये समझने से पहले इसको थोड़ा सा भी मैं होल्ड पे रखूंगा, और ये समझने से पहले हम समझेंगे कि एजेंट क्या होते हैं। एजेंट आपको पता है, जो आपका काम आसान बना दे, है ना, वो तत्काल बुकिंग के लिए एजेंट्स होते हैं, है ना, घर देखना है तो उसके लिए एजेंट्स होते हैं। तो एजेंट यानी कि ऐसे लोग जो आपका काम आसान बना दे, कोई भी काम है उसको आपके लिए आसान बना दे। वैसे ही होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो किसी भी सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करा दें, जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करा रहे हैं उनका खुद का क्या होगा, रिडक्शन। सिंपल सी बात है, जो सब्सटेंस दूसरों का ऑक्सीडेशन करा रहे हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब वो दूसरों का ऑक्सीडेशन कराता है, उसका खुद का क्या होगा, रिडक्शन। और जो दूसरों का रिडक्शन करा रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट, लेकिन जो दूसरों का रिडक्शन कराता है उसका खुद का क्या होगा, ऑक्सीडेशन, है ना। तो यहां पर अगर मैं देखकर बताऊं, है ना, मुझे अगर बताना है कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सा रिड्यूसिंग, तो सबसे पहले मुझे इक्वेशन देख के ये आइडेंटिफाई करना है कि भैया किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका रिडक्शन। जैसे कि H2 से HF बन रहा था, है ना, एक H रिमूव हो रहा है, तो मैं ये कह दूंगा कि भाई H2 का ऑक्सीडेशन हुआ, और F2 में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो मैंने कहा कि यार F2 का रिडक्शन हुआ। तो जिसका ऑक्सीडेशन हुआ वो क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट, यानी कि RA से लिख देता हूं। भैया ऑक्सीडेशन जिसका हुआ, दूसरों का ऑक्सीडेशन करा रहा है, खुद का क्या होगा, रिडक्शन। जो दूसरों का ऑक्सीडेशन कराता है उसे आप क्या बोलते हो, है ना, जो दूसरों का ऑक्सीडेशन कराता है, अरे उल्टा लिख दिया क्या, अच्छा 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 अच्छा, 2 मिनट, है ना, जो दूसरों का ऑक्सीडेशन कराता है उसे आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हो, है ना, उसे आप क्या बोलते हो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और उसका खुद का क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ और ये रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। इसने क्या किया, ये दूसरों का रिडक्शन करा रहा है, इसका खुद का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा था, दूसरों का रिडक्शन कराया है इसने, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। और इसका फ्लोरीन का अगर बात करेंगे तो फ्लोरीन का खुद का रिडक्शन हो रहा था,
सामने वाले सब्सटेंस का क्या करेगा, ऑक्सीडेशन। तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो दूसरों का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो दूसरों का ऑक्सीडेशन कराए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो दूसरों का रिडक्शन कराए वो रिड्यूसिंग एजेंट। चलिए क्लियर है ये बात आपको, है ना। यही यहां पर लिखा गया है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसा सब्सटेंस है जो दूसरों का ऑक्सीडेशन कराता है और उसका खुद का क्या हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है। और इसके बाद रिड्यूसिंग एजेंट का डेफिनेशन लिखा होगा कि रिड्यूसिंग एजेंट एक ऐसा सब्सटेंस है जो दूसरों का रिडक्शन कराता है, उसका खुद का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ये बात हमें क्लियर है, ये बात हमें क्लियर है। जैसे कि यहाँ पर हमें एक इक्वेशन दी गई है और हमें यहाँ बोला गया है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आइडेंटिफाई करना है। मेरा हमेशा से यही काम रहता है, मैं पहले ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है और रिडक्शन किसका हो रहा है वो लिख देता हूँ, देन मैं बताता हूँ कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सा रिड्यूसिंग। Fe2O3 है, यहाँ से Fe बन रहा है, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है यानी कि इसका रिडक्शन हो रहा होगा, Fe2O3 रिडक्शन वाली कैटेगरी में आ गया। और CO ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन, जिसका ऑक्सीडेशन वो रिड्यूसिंग एजेंट और जिसका रिडक्शन वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मुझे यहाँ पर क्या बताना था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो गया, Fe2O3, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो एजेंट होते हैं जो दूसरों का ऑक्सीडेशन कराए लेकिन उनका खुद का क्या हो रहा हो, रिडक्शन हो रहा हो। क्लियर है ये बात, है ना, क्लियर है ये बात। चलिए अब ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दूंगा, है ना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, इसे आपको ट्राई करना है ना। स्कोर लेकिन बताना है, इसको भी इंक्लूड करना है, अटेम्प्ट करके इसको भी इंक्लूड करना है कि आपका स्कोर क्या हो रहा है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं कि यार ये चीज तो समझ में आ गई, रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, ऐसा रिएक्शन जिसमें साइमल्टेनियसली रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन हो रहा हो, है ना। अब ऑक्सीडेशन को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं उनका ऑक्सीडेशन हो रहा है और जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं उनका रिडक्शन हो रहा है। कि मान लीजिए जिंक सल्फेट है, उस सॉल्यूशन में, सॉरी कॉपर सल्फेट ले लेते हैं, है ना, यहाँ पे चलो यही ले लेते, कोई दिक्कत नहीं है। जिंक सल्फेट है, इसमें इसको आप ले लो कॉपर, है ना, वरना फिर होगा, कॉपर ले लिया एंड देन आपने इसमें जिंक डाल दिया, आपको क्या मिला, जिंक सल्फेट, एंड साथ ही साथ क्या मिला, कॉपर। तो कॉपर सल्फेट में जो कॉपर था वो किस फॉर्म में था, Cu2 प्लस आयन के फॉर्म में था। इसने गेन करके, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर बनाया, पॉजिटिव आयन है यानी कि लूज किया होगा तभी तो पॉजिटिव आयन होगा। इसने गेन किया, कॉपर बनाया यानी कि यहाँ पर गेन कर रहा है, गेन करने वाले को आप क्या बोलते हो, रिडक्शन। जिंक यहाँ पे था, मेटल से मेटल आयन वाले फॉर्म में आ रहा है, यहाँ पे जिंक Zn2 प्लस में, इसने लूज किया, जो लूज करता है वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। इसीलिए वहां पर लिखा गया था कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है रेडॉक्स रिएक्शन की कैटेगरी में आता है ना, क्योंकि यहाँ पे ये कंसेप्ट यूज हो रहा है, ऑक्सीडेशन यानी कि सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा होगा और रिडक्शन माने गेन कर रहा होगा, है ना। एक तगड़ा सा कंसेप्ट बताया आपको, है ना, तगड़ा कंसेप्ट बताया, ठीक है। अब यहां पर आप देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शंस आर करेक्ट, करेक्ट पूछ रहा है। Fe किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, H2O के साथ, क्या बन रहा है, Fe3O4 और H2O। यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा है यानी कि Fe का क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन, सही है, और वाटर का क्या हो रहा है, रिडक्शन, तो सही है, वाटर इज गेटिंग रिड्यूस। अब Fe क्या है, क्योंकि Fe का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो Fe रिड्यूसिंग एजेंट है, और वाटर क्या है, वाटर आपका हो जाएगा क्योंकि वाटर का रिडक्शन हो रहा है, वाटर का रिडक्शन हो रहा है क्योंकि ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो रिडक्शन हो रहा होगा वाटर का। अगर वाटर का रिडक्शन हो रहा है तो वाटर क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये भी सही है। फर्स्ट सेकंड फोर्थ आपका सही होंगे यानी कि ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। अब ऑक्सीडेशन मुझे समझ में आ गया, है ना, रिडक्शन मुझे समझ में आ गया। अब ऑक्सीडेशन का एवरीडे लाइफ में कुछ इंपैक्ट होता है, दो चीजें यहाँ पे हमें पढ़नी है। पहला जो मुझे पढ़ना है, कोरोजन। कोरोजन से मैं क्या समझता हूं, कोरोजन से मैं ये समझता हूं कि मेटल का डेटोरिएट होना एक ऐसा नेचुरल प्रोसेस जहां पर मेटल जो है सराउंडिंग में, एनवायरमेंट में प्रेजेंट सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करता है जिससे मेटल का डेटोरिएशन हो रहा हो। जैसे कि आयरन ऑब्जेक्ट देखा होगा, ब्राउन कलर की कोटिंग आ जाती है एंड वो धीरे धीरे उसे खा रही होती है, वो कमजोर होता जा रहा है। आपने ब्रिजेस देखी होगी, है ना, काफी सारी चीजें जो आयरन से बनी होगी, वहां पे ये चीजें आपने ऑब्जर्व की होगी अपनी डे टू डे लाइफ में, है ना। तो कोरोजन जो आयरन का होता है उसे आप क्या कहते हैं, रस्टिंग, जहां पर आप रेडिश ब्राउन कलर की कोटिंग आयरन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर देख रहे होते हैं। तो कोरोजन को मैं कैसे डिफाइन करता हूं, कोरोजन को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि एक ऐसा नेचुरल प्रोसेस है जिसमें जो मेटल है वो डेटोरिएट
रिएक्ट हो रहा होता है क्योंकि वो सराउंडिंग में प्रेजेंट चीजों के साथ रिएक्ट करता है। इट कैन बी O2, इट कैन बी H2O, इट कैन बी CO2, है ना, ये सारी चीजें होती हैं। कोई एसिड हो सकता है जिसके साथ रिएक्ट करके वो मेटल डेटोरिएट हो रहा होता है, खराब हो रहा होता है ना। चलिए, क्लियर है ये बात, है ना। हाँ, चलिए आगे बात कर लेते हैं। क्या सभी मेटल कोरोड होते हैं? भैया जो मेटल जिनकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी वही तो रिएक्ट करेंगे। तो जिनकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी वही मेटल रिएक्ट करेंगे और वही मेटल कोरोड होंगे। बात यहाँ सिल्वर की आ जाती है। सिल्वर टार्निश हो रहा है ना। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टार्निश एंड कोरोजन, देखेंगे थोड़ी देर में। बट ये चीज समझ में आ गई, मेटल ऐसे जिनकी रिएक्टिविटी ज्यादा हो, रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर हो, वही कोरोड होंगे, ये वाले मेटल्स नहीं होंगे, है ना, क्योंकि ये रिएक्ट ही नहीं करेंगे। रिएक्ट नहीं करेंगे तो कोरोड नहीं होंगे, है ना, वहां पर लेयर फॉर्म ही नहीं होगी। क्लियर है। चलिए अब देख लेते हैं एक एक करके। आयरन की अगर मैं बात करता हूं तो आयरन ऑब्जेक्ट में रेडिश ब्राउन कलर की कोटिंग आती है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन और मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके रस्ट बनाते हैं। रेडिश ब्राउन कलर की ऑक्साइड होती है। इसका केमिकल फॉर्मूला है Fe2O3.XH2O। यहाँ पर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वेरिएबल है, इसलिए हमने X यूज कर लिया है ना। चलिए, तो ये चीज क्लियर है कि आयरन का जो कोरोजन होता है उससे रेडिश ब्राउन कलर की कोटिंग आती है जिसे आप रस्ट बोलते हो। ये चीज क्लियर हो गई। केमिकल रिएक्शन भी आपको हमने दिखा दिया। कॉपर की बात कर लेते हैं। कॉपर की चीजें समय के साथ आपने देखी होगी ग्रीन हो जाती है ना। कॉपर का कोई भी बर्तन अगर आपने देखा हो या कॉपर की कोई भी चीज देखी हो तो समय के साथ वहां पे ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है। वो इसलिए आ जाती है क्योंकि कॉपर जो है एटमोस्फेयर में प्रेजेंट CO2, O2 और H2O के साथ रिएक्ट करके बेसिक कॉपर कार्बोनेट बना लेता है जिसे आप पटीना भी कहते हैं, जिसे आप पटीना भी कहते हैं। ये ग्रीन कलर की कोटिंग किसकी होती है? बेसिक कॉपर कार्बोनेट की होती है। दैट इज कोरोजन ऑफ कॉपर। सिल्वर में भी आपने टार्निशिंग देखी होगी। सिल्वर के जो आइटम्स होंगे, है ना, सिल्वर की जो आप देखते होंगे, चांदी की जो बर्तन होते हैं या चांदी के जो सिक्के होते हैं वो टार्निश हो जाते हैं, वहां पर ब्लैक कलर की कोटिंग आ जाती है क्योंकि सिल्वर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट H2S यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करता है और इस प्रोसेस को टार्निशिंग कहा जाता है, जहां पे एक ब्लैक कलर की कोटिंग आ जाती है क्योंकि सिल्वर हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ प्रेजेंट जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्ट करके Ag2S यानी कि सिल्वर सल्फाइड बनाता है। अब ये चीज समझनी इंपॉर्टेंट है। सब बोलेंगे यार सिल्वर भी तो गोल्ड के साथ ही रहता है, लेस रिएक्टिव है, वो कैसे कोरोड हो रहा है? उसे टार्निश कहते हैं। टार्निश डिफरेंट होता है कोरोजन से क्योंकि यहाँ पे एक थिन लेयर बनती है ना, थिन लेयर बनती है ना, और कोरोजन में जो है वो थिक लेयर है और वो खा रही है। यहाँ पे थिन लेयर बन रही है बस, बट वो जो है जो अदर मेटल से बन रही है जो लेयर, वो खा रही है उसको, है ना, खत्म कर रही है उस मेटल को, वीक कर रही है उसको। ठीक है, तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन टार्निशिंग एंड कोरोजन। क्लियर है। चलिए, अब उसके बाद इस पूरे चैप्टर के आखिरी टॉपिक पे हम आ चुके हैं जो कि है रेंसिडिटी। क्या होता है रेंसिडिटी? भैया एक ऐसा केमिकल प्रोसेस होता है जिसमें ऐसे फूड आइटम जिनमें फैट एंड ऑयल रहता है, वो फैट एंड ऑयल ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब आते हैं, यानी कि फूड आइटम्स को जब आपने एक्सपोज कर दिया ऑक्सीजन से, तो भैया वहां पे ये फैट एंड ऑयल जो फूड आइटम में प्रेजेंट होंगे वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे और उसके कारण खाना खराब हो जाएगा, जो स्मेल है वो खराब आने लगेगी, जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो भी गिर जाएगी। तो रेंसिडिटी एक ऐसा केमिकल प्रोसेस है जहां पर ऐसी चीजें खराब हो रही हैं जिनमें फैट एंड ऑयल का कंटेंट है और आपने उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रखा है, उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है जिसके कारण उसका टेस्ट, उसका स्मेल सब खराब हो जाता है। तो दैट इज कॉल्ड रेंसिडिटी। चलिए, अब कॉज क्या होता है रेंसिडिटी का? कि भैया जो अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं ऑयल्स में, है ना, वो रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ, है ना, जिसके कारण जो रिएक्शन है इन फैट मॉलिक्यूल्स को तोड़ता है और हार्मफुल सब्सटेंस फ्री रेडिकल जो है वो बनाता है, जिसके कारण खाना जो है वो सड़ जाता है। सिंपल सी चीज है, जो फैट एंड ऑयल का कंटेंट है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है ना, वो ऑक्सीडाइज हो रहा है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, है ना। चलिए, अब इस रेंसिडिटी को आप प्रिवेंट कैसे करोगे? ये इंपॉर्टेंट है कि हम इसे प्रिवेंट किस तरीके से करेंगे। या तो मैं भैया एयर टाइट कंटेनर में रख दूं, क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होने से हो रहा है, तो मैंने क्या किया, एयर टाइट कंटेनर में रख दिया, है ना। इससे क्या होगा, ऑक्सीजन से कॉन्टैक्ट टूट जाएगा। या फिर भैया मैंने रेफ्रिजरेशन कर दिया, है ना, रेफ्रिजरेशन कर दिया यानी कि फ्रिज में कर दिया, टेम्परेचर कम है ना, टेम्परेचर कम है तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्लो डाउन हो जाएगी, तो जो ऑक्सीडेशन है वो स्लो डाउन हो जाएगा। या तो मैं एंटीऑक्सीडेंट्स यूज कर लूं, है ना, ये ऑक्सीडाइज होने से रोक लेते हैं, इसमें BHT आ गया, BUT आ गया, है ना, ये इसके कॉमन एग्जांपल है।
देन चौथा हो जाएगा वैक्यूम पैकिंग। मैंने वैक्यूम पैकिंग कर दी या नाइट्रोजन को फ्लश कर दिया, ये आपने आमतौर पे चिप्स के पैकेट में देखा होगा। नाइट्रोजन इनर्ट गैस है ना, जो कि नहीं रिएक्ट करती और रोक लेता है, ठीक है। तो नाइट्रोजन फ्लश कर सकते हैं या तो वैक्यूम पैकिंग कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि ऑक्सीजन आपने हटा दिया है और नाइट्रोजन तो रिएक्ट कर नहीं रहा, क्योंकि नाइट्रोजन इनर्ट है। इनर्ट का मतलब वो रिएक्ट नहीं कर रहा उस सब्सटेंस के साथ, और ऑक्सीजन तो हटा दिया हमने, है ना, यानी कि अब उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। और या तो फिर आप क्या कर सकते हैं, लाइट या हीट से दूर उसको स्टोर कर सकते हैं, ये भी क्या कर रहा है, स्लो कर रहा है। अगर ज्यादा टेम्परेचर होगा तो वो फास्ट हो जाएगा, तो जल्दी सड़ जाएगा, जल्दी स्पॉइल हो जाएगा, जल्दी रेंसिडिटी वहां देखने को मिलेगी। इसलिए आप टेम्परेचर जो है लाइट एंड हीट से जो है उसे दूर स्टोर कर सकते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे आप रेंसिडिटी प्रिवेंट कर सकते हैं। तो यार एक काफी सुहाना सा सफर था, है ना, जो अब अंत के ओर पे आ चुका है ना। पूरा चैप्टर अपन ने समझा, एक दो क्वेश्चन की बात है, देन ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस कैन बी यूज्ड टू यूज फॉर स्टोरेज ऑफ फ्रेश सैंपल ऑफ ऑयल फॉर अ लॉन्ग टाइम। भैया इनर्ट होना चाहिए, नाइट्रोजन, है ना, नाइट्रोजन, बट ऑक्सीजन इनर्ट नहीं है, तो ये नहीं हो सकता, है ना, ये तो है ही नहीं। हीलियम और नाइट्रोजन हो सकते हैं, ये दोनों इनर्ट इन नेचर होते हैं, है ना। चलिए आखिरी आखिरी क्वेश्चन, द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल इन फूड मार्क्ड बाय अनप्लेजेंट स्मेल एंड टेस्ट इज कॉल्ड, उसे आप क्या बोलते हो, रेंसिडिटी बोलते हो। क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी, जिसमें ऑक्सीडेशन हो जाता है ऐसे फूड आइटम का जिसमें फैट एंड ऑयल का कंटेंट होता है और वो बैड टेस्ट एंड स्मेल में रिजल्ट करता है। तो एक सुहाना सफर था इस चैप्टर का, केमिकल रिएक्शन इन इक्वेशन का, जो कि अब समाप्ति की ओर आ चुका है ना। काफी अच्छे तरीके से चीजों को हमने समझा था। एक ही रिक्वेस्ट मैं करूंगा कि यार यहां तक जब पढ़ लिया है, जितने बच्चे रुके हैं, पहली चीज आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा। एंड दूसरी चीज जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि यार अब एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन छान दो, हर एक चीज पढ़ लो, एक्टिविटी के क्वेश्चंस कर लो, इंटेक्स्ट क्वेश्चन कर लो, बैक एक्सरसाइज कर लो। ये चीजें अगर आप कर लेते हो, पीवाईक्यूज कर लेते हो, भाई मोर देन इनफ है। हाफ ईयरली भी फोड़ के निकाल दोगे और बोर्ड एग्जाम में भी झंडा लहराओगे, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, टाटा बाय बाय।